बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे फर्स्ट वी विल बी सॉल्विंग द अलजब्राइक पोर्शन ऑफ आवर एंट्रेंस टेस्ट। जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसके अंदर हमारे पास अलजबरा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते होते हैं और अलजबरा के जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आती है। सो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लोगे आप यहाँ पे। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला ओपन होगा वो आएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला, एंड दिस फार्मूला विल बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि कोई जिनको इश्यूज हैं या जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी। सो ए माइनस बी होल स्केयर का जो फार्मूला है ये तो बहुत आसान है, ये आप सबको वैसे आता ही होगा। सो ए माइनस बी होल स्केयर का जो फार्मूला है डैट इज ओपन एस ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस 2ab। सो राइट, आई what I will be doing is कि I'll be applying the formula on both of them। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab माइनस आएगा एंड देन ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर and then minus 2ab. So simply what I have done is I have applied the formulas, and now x will get cancelled with x, this x will get cancelled with this x, opening up the brackets and you will get the answer here. So this is 1 by x का square plus x का square आ जाएगा and this is plus 2, then again minus 1 by x square हो जाएगा, ये minus x square हो जाएगा and minus minus plus 2 हो जाएगा। Now what will happen here is minus x square plus x square 1 by x square minus 1 by x square will get cancelled, and this value plus 2 and plus 2 will added up and give as 4. So the 4 will be the answer here. तो इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, terms cancel हो जाएंगी and things will become pretty simple. So now another question from the past papers. So question है तो अलजबरा का बट वो पोलिनोमियल फॉर्म के अंदर गिवन है। सो पोलिनोमियल की एक पोलिनोमियल आपको गिवन है एंड दैट इज अ पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल वाई। सो पी वाई एंड ऑर्डर 3 है इसका। हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना पोलिनोमियल की, ये ऑर्डर कहलाती है, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी। एंड इन द पास्ट पेपर्स ऐसा भी क्वेश्चन आता रहा है कि एक इक्वेशन मेंशन थी और इक्वेशन के अंदर से पूछा गया था आपसे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। सो हाईएस्ट जो पावर की वैल्यू होती है किसी भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन में, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया इस पोलिनोमियल को देने के बाद कि आपने पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। सो पी ऑफ माइनस टू की वैल्यू का आप फाइंड आउट करोगे तो 2 इंटू माइनस टू का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस टू का स्केयर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। सो माइनस टू का क्यूब माइनस 8 है, दिस इज माइनस 16 एंड दिस इज प्लस 8 एंड दिस इज माइनस 1। सो माइनस 17 में से जब आप प्लस 8 कर लोगे, सो माइनस 17 में से आप प्लस 8 कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 9 की। सो माइनस 9 विल बी द आंसर हेयर। सिंपली आपने पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू को प्लग इन करना था और सॉल्व करना था। सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर इज यू आवर गिवन डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू गिवन होती है, जिस तरह यहाँ पे मैं लेट्स से इस वैल्यू को 28 ले लेता हूँ, एंड एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन होती है। या तो आपके पास एक्स माइनस वाई गिवन होता है या एक्स प्लस वाई गिवन होता है और आपसे पूछा गया होता है कि या तो आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू बता दो या एक्स प्लस वाई की एवरेज बता दो। तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आपने एक्स एंड वाई की एवरेज को फाइंड आउट करना है। तो एक्स एंड वाई की एवरेज जो है ना वो आपने बतानी है कि क्या है। So we know that a square minus b square is a minus b into a plus b. So I'll be opening up this formula. जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है। नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज द अदर इक्वेशन, दिस वन, मैं इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर लूंगा। जब भी आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हो तो उसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करती है एंड राइट साइड राइट को डिवाइड करती है, राइट। सो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, विच विल बी इक्वल टू, जब आप कटिंग करोगे यहाँ पे, सो 14 7 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग पहले, 14 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास। देन अगेन मैं कैंसिल करूंगा तो 7/2 आ जाएगा। अब ट्रिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम वो क्या करेंगे कि पेपर के अंदर आपके पास जो चॉइस होगी ना, चॉइस में आंसर आपके पास 7/7 भी लिखा होगा, 7/4 भी मेंशन होगा,
इवन 7/2 भी मेंशन होगा, एंड इस तरीके से एक आध और ऑप्शन होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए एक्स एंड वाई की एवरेज क्या है, एक्स एंड वाई की एवरेज है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये होती है एक्स एंड, तो हम यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम लेफ्ट साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो लेफ्ट साइड पे 2 से डिवाइड करने से इट विल बी एज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस विल बी 7/4 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि 7/4 हो जाएगा। सम अदर स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक, इस केस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, या फिर दे थिंक कि ये जो 7/2 के नीचे वाला 2 है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टेक आपने इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी वो ये है कि 7/2 जब 2 से डिवाइड होगा, सो इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटू 7/2 विच इज रिटन एज 7/4। तो 7/4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि 7/4 जो है वो आपका राइट आंसर है। कॉमन सेंस आपने यहाँ पे लगानी है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में जानबूझ के आंसर को दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स एंड पे आके मिस्टेक कर दें। तो देखने में तो ये ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैराथन में करवाए हुए हैं, इजी होते हैं, बट देयर अ ट्रिक टू इट, एंड द ट्रिक जो है ना वो ऐड की जाती है इस तरह की चीजों के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, अगेन पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन है एंड अलजेब्रा के क्वेश्चन का पहले हम पोर्शन कर रहे हैं। तो देयर इज अनदर क्वेश्चन जो इसी तरीके की फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है विच इज 4 लेट्स से, एंड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 2। आपको जो वैल्यू पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू है, एक्स इंटू वाई का जो मल्टीपल है, आपको ये कहा गया कि आपने बताना है। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला ओपन हो रहा है, आप उस फॉर्मूला को ओपन करेंगे, तो इफ आई लुक इनटू इट, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होता है। सो आई विल बी ओपनिंग अप द फॉर्मूला, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो राइट साइड पे 2 था, इट विल रिमेन एज 2। नाउ आई हैव दिस वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 गिवन है। सो इस सारी वैल्यू की जगह पे आई विल बी प्लगिंग इन 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड माइनस 2xy इज इक्वल टू 2 विल रिमेन एट इट्स प्लेस। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जो +4 है राइट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये राइट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद -2 टाइम्स xy इज इक्वल टू 2 - 4, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 - 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जब 2 - 4 आएगा तो दिस विल बी -2, एंड सिंपली द आंसर विल बी -2xy इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ आप कैंसिल कर लो, 2 को 2 के साथ आप कैंसिल कर लो, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो सिंपली 1 आ जाएगी। तो अलजबरा के क्वेश्चंस या अलजबराइक क्वेश्चंस विल नॉट बी डिफिकल्ट दे, बट आपने दो चीज़ों के ऊपर आपकी चीज़ें डिपेंड करी होंगी। पोलिनोमियल्स की चीज़ें दो, आपने एक तो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एंड बेसिक्स को मिस नहीं करना है, बेसिक्स को मिस नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवरेजेस, बट एवरेज चूंकि ये अलजबराइक टर्म्स की है, so I'll be explaining it in the portion of algebra. So the question was 30 minus 4x का square and 3x square minus 2x minus 3, राइट। सो आपको एवरेज निकालने का कहा गया। एवरेज, फाइंडिंग आउट एवरेज इज प्रीटी इजी। जितनी भी टर्म्स होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सबको ऐड करो, ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो बेसिकली 2 टर्म्स बन रही है ना, एक बन रहा है 30 माइनस 4x स्क्वायर, दूसरी जो टर्म बन रही है उसमें इसको आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड आप करोगे 2 के साथ, ठीक है। सो 2 के साथ डिवाइड करोगे ना, दिस इज योर फर्स्ट कंप्लीट टर्म एंड दिस वन इज योर सेकंड कंप्लीट टर्म। सो देयर आर 2 टर्म्स इन इट। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली व्हाट यू विल डू हियर इज कि आपने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर टर्म्स को एक्स को एक्स में और कांस्टेंट में ऐड करना है। दिस इज -4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो दिस इज -x स्क्वायर आ जाएगा, -2x आ जाएगा, एंड देन 30 में से -3 चला जाएगा, सो +27 आ जाएगा। सो दिस विल बी +27 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास। सो दिस विल बी योर आंसर हियर। अच्छा, अगर आपके पास एक टर्म और हो, क्योंकि पास पेपर से क्वेश्चन है, तो समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 टर्म्स हैं। सो लेट मी ऐड सम अदर टर्म इनटू, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 भी होता बीच में, तो फिर वो भी ऐड हो जाता। तो मैं अब उसके लिए पोर्शन आपको सॉल्व कराता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 भी जब इसमें ऐड होता, तो ये आना था +x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाना था, 2x और -2x कैंसिल हो जाना था, और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाती, तो आप 3 से डिवाइड करते। तो -3 जब 27 में ऐड होगा तो 24 आ जाएगा ना, ये 24/3 आएगा, तो 8 आ जाएगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे जो आ जाएगा ना, फिर इन दैट सिचुएशन वो 8 आ जाएगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एंड स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन आए तो दे गेट कंफ्यूज। ये क्वेश्चन जो है ये भी पास पेपर्स में से है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन जो है ना, इनको सॉल्व करने का बहुत ही इजी सा वे है एंड बहुत ही इजी तरीका है कि इनइक्वालिटीज़ के, अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, मैं पहले बताता चलूँ कि इनइक्वालिटीज़ है क्योंकि इक्वेशंस हैं एंड अलजबरा से ही रिलेट करती हैं। सो पहले पास पेपर्स ऑफ द इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो इनइक्वालिटीज़ की चीज़ें हैं, आपको पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि 3x + 4 है लेस देन इक्वल टू 13 है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। ऑल्दो आपके पास तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आंसर होंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्विकली। सो 3x इज लेस देन इक्वल टू 13, -4 कर लोगे, सो 3x इज लेस देन इक्वल टू 9 कर लोगे, 3 के साथ आप 3 को कैंसिल कर लोगे, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा? देखो नेचुरल नंबर दे स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट? सो 1, 2, 3, सो लेस देन इक्वल भी है, सो क्योंकि इक्वल भी है सो आई विल बी पिकिंग अप 3 एज वेल। अगर ये सिर्फ आता लेस देन होता 3 तो फिर मेरे पास सोल्यूशन सेट में 1, 2 आता। तो ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, चीज़ों का आपको कंसंट्रेशन और फोकस के साथ जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन एज वेल, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम के अंदर स्टक हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/3x + 1/6x + 1/9x इज इक्वल टू 33 है हमारे पास। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा गया है। So in this question, what I will be doing is कि I'll be taking up the LCM, and one thing to remember is एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी दो नंबर्स का आप LCM लेते हो and both of them are the multiple of the same table, so then the greater number is the LCM out of it. यहाँ पे वो ट्रिक आपने अप्लाई नहीं करनी है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। देखो 1/3 होगा और 1/6 होगा, आप LCM लेना है, लेने की जरूरत ही नहीं है, 6 ही LCM आ जाएगा क्योंकि दोनों दो नंबर हैं, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। द ग्रेटर वन इज द एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 3 भी है, 6 भी है और डिनोमिनेटर में 9 भी है। सो रादर देन अप्लाइंग दैट आई विल बी टेकिंग द एलसीएम टू कंफर्म इट, ताकि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। सो 3 के टेबल से पहले कर लेंगे हम इसको क्योंकि 3 कॉमन मल्टीपल है। अगेन 3 से करेंगे तो 2 एंड 1 आ जाएगा। जब 2 से करेंगे तो 1, 1 और 1 आ जाएगा। सो द एलसीएम हियर इज 18। सो एलसीएम 18 आ जाएगा। 3 है, 3 6 है 18 होता है, सो 6 के साथ ऊपर वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस रहने देंगे। 6 3 18 होता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा एंड ऊपर x पड़ा हुआ था, प्लस 9 2 होता है, ऊपर x पड़ा हुआ था, इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे एक बात देखनी है, यहाँ पे अगर प्लस है तो मैंने इसको प्लस ही रहने दिया। समटाइम्स पास्ट पेपर्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस था, तो कैलकुलेशंस को देख के आपने करना है। अब मैं क्या करूंगा, 6 में 3 ऐड कर लूंगा, 9x, 9 में 2 ऐड हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 11x। तो दिस विल बी 11x/18 इज इक्वल टू 33। तो मैं थोड़ा सा क्विकली खेला हूँ, मैंने थोड़ा सा अपनी जो है ना मल्टीप्लिकेशन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि मैं पहले 18 को 33 से भी मल्टीप्लाई करवा सकता था। अब मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, 11 1 11 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 18 कर लेंगे, x की जो वैल्यू है ना वो 54 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ x हेयर इज 54 फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अच्छा, फिर एक लास्ट भी मैंने मैराथन्स के अंदर आपको मॉड के क्वेश्चन करवाए हैं। सो मॉड के क्वेश्चन आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, आप ये कह दो कि जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है वो, और अगेन मैं उनको यही अलजबरा और इनइक्वालिटीज़ के अंदर ही काउंट करूंगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट अनदर क्वेश्चन हेयर इज के यू आर गिवन एज द वैल्यू ऑफ इट सेज दैट इफ 1/a is equals to 1/b plus 1/c, ठीक है। सो व्हाट इज ए इन टर्म्स ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। सो इस बात का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली ए को सेपरेट आउट करना है। मजे की बात बताऊं तो ए पहले ही सेपरेट आउट पड़ा हुआ है, सिर्फ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, बी इंटू सी आ जाएगा एलसीएम, दोनों नंबर्स का मल्टीपल, ये सी यहाँ पे चला जाएगा, बी यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा सी प्लस बी। अब हमें तो ए चाहिए ना, ये तो 1/है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। सो रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो a/1 आ जाएगा एंड बी प्लस सी या सी प्लस बी जो भी आप रहने दो। सो a/1 ए ही होता है, सो ए की वैल्यू b/c ओवर b प्लस सी आ जाएगी, राइट? तो इस तरह से ये
कम टाइम के अंदर, बहुत ही लेस ड्यूरेशन के अंदर इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व अप दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, सो अलजबरा का क्वेश्चन है अगेन। तो द क्वेश्चन इज 7x प्लस 10 की जो वैल्यू है ना जी वो 44 गिवन है। आपको कह रहा है 7x माइनस 10 की वैल्यू निकालो। सॉल्व करने की भी मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसकी भी मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे -10 बनाना है, तो मैं -20 ऐड करता हूँ दोनों तरफ। -20 यहाँ पे भी आएगा, -20 यहाँ पे भी आएगा। तो ये आ जाएगा 7x माइनस 10 एंड ये आ जाएगा 24। आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। मैंने क्या किया है, मैंने इस +10 को -10 बनाना था, मैंने -20 लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी। इक्वेशन में लेफ्ट और राइट पे आप सेम क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। आप चलो ये कह लो कि मैंने 20 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करा, तो 20 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने 7x माइनस 10 आ गया, 44 में से 20 चला गया, सो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 24, राइट। तो आपके पास जो वैल्यू है वो सिर्फ 24 आ जाएगी। सो इस तरह से ये ट्रिक लगा के आप इसको क्विकली यू कैन सॉल्व इट। तो नाउ सम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपोनेंट फॉर्म। सो 2x प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 की वैल्यू वो कह रहा है कि जी इज इक्वल टू 32 है। आपने वैल्यू बतानी है 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी। 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें पहले आप x के लिए सॉल्व कर लो ना। सो x क्योंकि एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है तो पहले बेसिस सेम होंगी। 32 को आई कैन राइट डाउन एज 2 की पावर 5, 2 के साथ कैंसिल, x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू को यहां पे कर लो प्लग इन। सो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 इज 81, राइट। सो इस तरह से 81 मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो ये कोई क्वेश्चन में ट्रिक नहीं थी, इजी था। पहले x के लिए सॉल्व किया, उसके बाद x की वैल्यू को प्लग इन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने x की सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को आपने देख लेना है। अलजबरा के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने जो फोकस होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, परेशानी का शिकार नहीं होना। शॉर्टकट्स जिस तरह के मैंने बताए हुए हैं उस तरह के आप यूज़ कर सकते हो और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, मॉड के क्वेश्चन हैं। मॉड के क्वेश्चन पहले भी मैराथन के अंदर भी सॉल्व करे हुए हैं। मैंने मॉड के क्वेश्चन में बताया हुआ है कि तब तक आपने मॉड को ओपन नहीं करना अनलेस अनटिल आपके पास मॉड एक तरफ ना रह जाए, अकेला मॉड ना रह जाए। सो द क्वेश्चन हियर इज दैट इज 2x/3। सो 2x/3 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल टू 4 है आपके पास। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तब तक मॉड को ओपन नहीं करेंगे जब तक ये -2 भी राइट साइड पे नहीं चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 2x/3 का मॉड इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, राइट। मॉड ओपन करेंगे, सो 2x/3 की जो वैल्यू है वो +-6 आ जाएगी। सो 2x/3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड दूसरा आ जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2x की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहाँ पे आप करोगे तो 2x की वैल्यू जो है ना वो -18 आ जाएगी। x के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक x प्लस 9 आएगा, दूसरा x जो है वो -9 आएगा। तो द ट्रिक इज कि तब तक आपने मॉड को ओपन नहीं करना, जब तक आपने अप्लाई नहीं करना, जब तक आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो मॉड की ही ना रह जाए। तो मॉड जब अकेला रह जाएगा उसके बाद आप जितना मर्जी उसको, जैसे मर्जी उसको सॉल्व करो। जैसे मर्जी करोगे तो प्लस से करेंगे तो माइनस से करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये जो क्वेश्चन है ये ऑल्दो IOBM के पास पेपर से नहीं है बट ये बहरिया के पास पेपर से है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर लेते हैं। सो यहाँ पे है मेरे पास ये क्वेश्चन है एक। अब स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज कि यार ये क्या है, यहाँ पे भी एक मॉड है, यहाँ पे भी एक मॉड है और माइनस के साथ पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, x+2 है, माइनस वाली ये जो मॉड की टर्म है इसको राइट साइड पे आप ले जाओगे, मॉड ऑफ x+2 आ जाएगा। दिस विल बिकम 4+2। सॉल्व किया, 6 आया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ x+2। x में x ऐड करना 2x होता है, तो मॉड ऑफ x में एक और मॉड ऑफ x ऐड करोगे तो 2 मॉड ऑफ x हो जाएगा। मॉड ऑफ x+2 में मॉड ऑफ x+2 ऐड करोगे तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ x+2 हो जाएगा। 2 को आप 2 के साथ कैंसिल कर दो, यू विल बी लेफ्ट विद मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 3। x प्लस x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 - 2 आ जाएगी। सो 3 - 2 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं +3 के साथ इसको ओपन करूंगा 1 आ जाएगी। दूसरा जो मैं इसको ओपन करूंगा वो x+2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा।
x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो जब ये मॉड ओपन होगा तो एक दफ़ा प्लस था ना, एक दफ़ा माइनस था, मैंने वो स्टेप नहीं किया, मैंने कहा मैं बता देता हूँ दोबारा, ये ना कन्फ्यूजन हो जाए। तो एक दफ़ा 3 के साथ, एक दफ़ा -3 के साथ ओपन किया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ईजी है। यहाँ पे +2 साइड पे गया तो -5 हो गया है। इस तरह की वैल्यूज जो हैं आपके पास, इस तरह की जो आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के अंदर जो है वो अलजबरा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनको कवर अप करना है, इम्पॉर्टेंट है। एंड अलजबरा के क्वेश्चंस के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू जो कि पास पेपर्स के हैं बट सर्ड्स की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में चीज़ें हैं, अंडर रूट्स की फॉर्म में चीज़ें हैं। तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इनको देखते हैं। सो पास पेपर का एक क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, एंड दैट क्वेश्चन इज 100 एंड ये IBM के पेपर से 196 है, प्लस हमारे पास अंडर रूट ऑफ 144 है, वैल्यू पूछी गई है, बहुत इजी। अंडर रूट 196 14 होता है, 144 12 होता है, आंसर 26 आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 9 से लेके जो आगे नेक्स्ट ऑन स्केयर्स हैं इनको आप याद रखो, ये पेपर ओरिएंटेड है, पेपर में बहुत दफ़ा आते हैं। जैसे 9 का जो स्केयर है ना वो 81 है, तो 9 का स्केयर इज 81, ठीक है। 10 का स्केयर 100 है, सबको पता है। 11 का स्केयर जो होता है वो 121 होता है। फिर आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास 12 का स्केयर है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 144 होगा। 13 का स्केयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो 169 होगा। 14 का स्केयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी हुआ है, 196 होगा। 15 का स्केयर जो है वो 225 होगा। 16 का स्केयर पे यहाँ से यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट, वो 256 होगा। देन 20 का स्केयर यू शुड रिमेम्बर इट, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये 400 होगी। 30 का जो स्केयर है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 900 हो जाएगा 30 का स्केयर। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट क्यूब्स की मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब जो यूज होते हैं। 3 का क्यूब एंड 3 की पावर 4 दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली आपको आपके थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर नजर आएंगे। सो 3 का क्यूब इज 27 एंड 3 की पावर 4 इज 81। सो रिमेंबर दिस कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 का क्यूब एंड 3 की पावर 4 है। फिर 5 का क्यूब बहुत फ्रीक्वेंटली आप इंट्रेंस टेस्ट में नजर आएगा आपको कैलकुलेशंस करते हुए, 125 होता है, तो यू शुड रिमेंबर इट। अच्छा, फिर 7 का क्यूब भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 343 होती है। एंड 6 का क्यूब भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसकी वैल्यू जो है वो 216 होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंटली यूज स्केयर्स हैं या फ्रीक्वेंटली यूज आप ये समझो कि क्यूब्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउ नहीं होगा, तो इफ द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड तो इशू कोई नहीं है, चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस की भी होगी। क्यूब स्केयर्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये रिमेंबर होंगे। सॉल्व कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, सॉल्व कर लेना, बेशक किसी को वैल्यू याद करना कोई जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स को याद नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से ये फ्रीक्वेंटली यूज स्केयर्स एंड क्यूब्स हैं। यू तो अगर ये आपको आते हो तो क्विकली आप जो है ना आंसर जो है वो क्वेश्चन का दे सकते हैं। So now questions related to arithmetic calculations from the past paper, I'll be solving them up. So IOBM के पेपर के अंदर this question was from the past, is from the past paper। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी आपके पास 4 गिवन है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x ले लो या जो अननोन टर्म है वो आपने जो फाइंड आउट करनी है। सो आई बी प्लगिंग इन x इन प्लेस ऑफ इट, x अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 4 कर लेंगे। दोनों तरफ आप स्केयर कर लोगे, पहले आप x को टेक इट आउट फ्रॉम द अंडर रूट। सो स्केयर के साथ आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 का स्केयर इज 16, बल्कि इसको x/4 रहने देते हैं, स्टेप मैं कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। 4 इंटू 16 कर लेंगे, 64 आ जाएगा आंसर। सो 4 का क्यूब भी वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्यूब्स के अंदर से है, एंड उसको भी आपने याद रखना है। 4 का क्यूब वैसे 64 होता है और ये पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। 4 की पावर 4 256 होता है, ये भी पेपर के अंदर कैलकुलेशंस करते हुए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करता है। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन था पेपर के अंदर, 5873 प्लस हमारे पास है जी 12,034 एंड देन है आपके पास 1106। वैल्यू पूछी गई है कि ऐड करने पे क्या आएगा। सो क्वेश्चन ये है कि जब आप इनको ऐड करोगे क्या आएगा। नो वरीज, वेरी इजी है। सो क्विकली जो है ना इसको मैं ऐड करता हूँ। सो 5873 है एंड 43021। सो एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखना है, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस एंड हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखना है आपने। सो इसको ऐड कर लेंगे जब मैं इसको ऐड करूंगा 6 और 4 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 में 3 ऐड होगा 13, 1 कैरी चला जाएगा। 7 और 3 10 होगा, 10 में 1 आएगा 11।
1 कैरी हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 1 आएगा। तो 19013 इज योर आंसर हेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू, आप ये कहेंगे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ये एवरेज पूछी गई है आपसे, 5 की पावर 10 है, 5 की पावर हमारे पास यहाँ पे 20 है, फिर 5 की पावर यहाँ पे 30 है, फिर 5 की पावर यहाँ पे 40 है एंड फिर 5 की पावर यहाँ पे 50 है। तो इसकी एवरेज पूछी गई है, आपने कैलकुलेशंस के बजाय ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस क्या हैं, तो ऑप्शंस 5 की पावर में इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन थे। सिंपली क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 की पावर 10, 5 की पावर 20, 5 की पावर 30, ऐड किया, सो 5 की पावर है ये 30, राइट। सो 5 की पावर 30 है, इसको ऐड किया हमने, 5 की पावर 40, इसमें 5 की पावर 50 को ऐड किया हमने, एंड ऐड करने के बाद आप 5 से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, इन सब में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेने से 5 की पावर 9, 5 की पावर 19, 5 की पावर 29, 5 की पावर 39, 5 की पावर 49 आ जाएगा। नीचे वाले 5 के साथ आप इसको कैंसिल कर दोगे, जो डिनोमिनेटर में 5 पड़ा हुआ था। 5 की पावर 9, 5 की पावर 19, 5 की पावर 29, 5 की पावर 39 एंड 5 की पावर 49 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू थमेटिक कैलकुलेशन के, चूंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे रिलेट करता है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 20 इंटू 3 होल अंडर रूट में है ये सारी जो वैल्यू है, एंड -40 -31 ये भी अंडर रूट के अंदर ही पड़ा हुआ है। आपको कहा गया था कि आप इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आपने बतानी है। सो 20 इंटू 3 क्या है, मेरे पास 60 है, माइनस इसमें से चला जाएगा 9 हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, लेकिन 40 में से 31 जाएगा तो 9 रह जाएगा। दिस इज -9, 20 इंटू 3 इज 60। सो 60 में से जब 9 चला जाएगा तो अंडर रूट 51 आ जाएगा। बट अब आंसर जो है ना, वहाँ पे इसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन दिया हुआ था, एंड नन की चॉइस भी यहाँ पे प्रेजेंट थी कि क्या ये नन है। अब आप क्या करोगे कि अंडर रूट 51 जो है ना, इसका आप एलसीएम ले लोगे 3 के टेबल से, आप इसका एलसीएम, तो 3 1 जा 3, 2 एंड 7 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एंड अगेन जब मैं इसको 17 से ही करूँगा, तो उसने आंसर को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 17 की फॉर्म में मेंशन किया हुआ था। तो यस, अंडर रूट 51 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 17, एंड जब आप इनको सेपरेट आउट करोगे तो ये आ जाएगा। और अगर सिर्फ अंडर रूट 15 आ रहा है और ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है और नन का ऑप्शन है, तो फिर आपने नन को मार्क करना है। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होती हैं पेपर के अंदर, थोड़ा सा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर बीडी मैथ्स रूल को भी जो है ना वो आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 11 एंड +101 है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बीडी मैथ्स रूल से सॉल्व करेंगे, बॉर्ड मैथ्स रूल जो भी आप कहोगे। सो बीडी मैथ्स रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवीजन को करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को करो, एडिशन को करो, सब्ट्रैक्शन को करो। सो 1 1 1 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, +101 कर लेंगे। अब कैलकुलेशन में यहाँ पे ना मिस्टेक नहीं करनी, और वो मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ऊपर 11 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर 11 में 101 ऐड करके आपने इसको आंसर को ऐड करना, ये बड़ी क्रूशियल मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे यहाँ पे कर जाते हैं। सो दिस इज 11 11 11 डिवाइडेड बाय 11 है, सॉरी 11 11 यानी 1111 ऊपर पड़ा हुआ है, साथ 101 पड़ा हुआ है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, 11 1 जा 11 आ जाएगा। सो 11, तो आपके पास क्या होगा, 11 10 110 है। सो 11 10 110 है, 111 में से 110 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ये वाला 1 और 1 11, 11 1 11 आ जाएगा। सो 101 एंड 101 ऐड होके 202 आंसर आएगा। सो द आंसर हियर इज 202, राइट। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास 202 आ गया। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि अरिथमेटिक से है एंड आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक पोर्शन, देन विल बी मूविंग अप टू द अदर
क्वेश्चंस, उसके अंदर भी आपने थोड़ा सा देखना है कि कौन सी टर्म पहले किस टर्म से डिवाइड हो रही है, एंड आपने बीडी मैच रूल को या आपने बॉर्ड मैच रूल को जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंटली जो है वो फॉलो करना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी उसके अंदर। तो वो क्वेश्चन ये है हमारे पास, द क्वेश्चन सेज दैट 204 plus 204, so that is 204 plus 36 and divided by 6, यहाँ पे पड़ा हुआ है, divided by 10 divided by again 11 पड़ा हुआ है। तो कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, इजी है इसको सॉल्व करना। पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है ना कोई, जब ब्रैकेट नहीं है तो पहले बीडी मैथ्स में से बी तो चला गया, डिवाइड कर लोगे। तो 204 को अपनी जगह पे रहने दो, 36 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 आ गया, एंड ये 10/11 है, यू ही रहने दो। अब जो सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 204 में 6 को ऐड करेंगे, 210 आ जाएगा, इनटू 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो दिस वाज 11 नॉट 10। ये जो सबसे नीचे 11 डिवाइड हो रहा था वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 21 इंटू 11 आंसर आ जाएगा। सो 21 इंटू 11 आ जाएगा, 1 एंड 2 क्रॉस करेंगे, 1 एंड 2 अगेन आ जाएगा, 1 3 एंड 2 231। सो द आंसर हियर इज 231। सो 231 जो है ना वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व कर लोगे। So during the first month of an opening of a new shopping home, sales were $72 million. Each subsequent month, sales declined by the same fraction. The sales during the third month, the opening total $18 million. What is that fraction? So एक shopping home open हुआ है, फर्स्ट मंथ में उसने $72 million की सेल करी है, थर्ड मंथ में जो उसकी सेल है वो डिक्लाइन होती होती $18 million के ऊपर चली गई है, और सेम फ्रैक्शन से डिक्लाइन हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कॉमन रेशो इनके बीच में सेम है, तो हमने वो फ्रैक्शन बताना है कि किस फ्रैक्शन से वो ड्रॉप हुई है। तो क्योंकि ये मल्टीपल के फॉर्म में ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में ए एन कैन बी फाइंड आउट बाय A1 r की पावर n-1, वेयर r क्या होता है आपके पास, r आपकी कॉमन रेशो होती है। सो वेयर r इज योर कॉमन रेशो, राइट, सो r आपकी कॉमन रेशो है। हमने बताना है कि थर्ड मंथ जो था, थर्ड मंथ के अंदर वो $18 million पे ड्रॉप हो गया। सो A3 के लिए इसको प्लग इन कर लेंगे, A1 R का स्केयर आ जाएगा, A3 की वैल्यू 18 है, A1 की वैल्यू फर्स्ट मंथ में $72 million की सेल्स हैं, R की पावर 2 है, कैंसिल करोगे 18 1 जा एंड 18 4 जा, 1/4 इज इक्वल टू R स्केयर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, R की वैल्यू विल बी 1/2। तो 1/2 के फैक्टर से सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुई हैं कॉन्स्टेंटली। करके भी देख लो, 72 से वो आएगा 36 पे, सेकेंड मंथ में 36 से दोबारा हाफ होगा, तो थर्ड मंथ में $18 million ही बनता है। x square is equal to 9. What are the possible values of x? x square की वैल्यू, x square minus 9 की वैल्यू इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बन रहा है इस शीट के अंदर से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। x square is equal to 9 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट में +3 भी आएगा, -3 भी आएगा, दिस इज वाई आंसर में +3 -3 दोनों है। स्टार्ट एंड इंडाइसिस का अगेन क्वेश्चन है, √50 है प्लस √8 है, कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है। सो इट कैन बी रिटन एज, 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 2, आप एलसीएम ले लेना। √8 को इट कैन राइट एज 2 × 2 × 2, सो √5 × √5 इज 25 × 2। सो ये तो बन जाएगा, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि 25 का स्क्वायर × 2। So it can be written as 25 into 2, 5 का स्क्वायर into 2 या 25 into 2, the choice is yours. Again it can be written as 2 का स्क्वायर into 2, तो 2 का स्क्वायर into 2, बल्कि इसको भी 5 का स्क्वायर कर लो ताकि लॉजिक समझ आ जाए कि मैंने इसको ब्रेक क्यों किया है। तो 5 का स्क्वायर है, देखो जब स्क्वायर को अंडर रूट ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट से, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो जो 5 टाइम्स अंडर रूट 2 आएगा एंड ये 2 टाइम्स अंडर रूट 2 आएगा, इसको ऐड करेंगे 7/2 आ जाएगा। सो द आंसर इज 7/2। 2 की पावर x इक्वल टू 16 है, इजी क्वेश्चन है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, बेसिस सेम होंगी तभी सॉल्व होगा।
4 का स्केयर 2 का स्केयर 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 4 है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा जी, मॉड की वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। सो मॉड के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। सॉल्व किया, x की वैल्यू 8, सॉल्व किया, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। सो मॉड ये तो सिंपली ओपन करना था, जो चीज़ें आज रिवाइज कराई उसमें से करा जाएगा। तो 3/4 है प्लस 5/8 है, सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर्स अब 4 के मल्टीपल हैं, छोटा नंबर बड़े और ये बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है, तो द एल्डर द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द एलसीएम। सो 8 आएगा एलसीएम, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, सो 5 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11/8 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट बताना है, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन को मैंने ऐड किया, क्वेश्चन परसेंटेज सॉरी बतानी है, 20% और 150 बताना है, पहले भी बताया हुआ है, किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, नंबर को उठाओ उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करोगे, साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, तो 0 0 के साथ कैंसिल कर लेना, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 3 एंड 0 30 आ जाएगा। So the next question is, what is the sum of the interior angles of a pentagon? So a pentagon is a five-sided figure. Interior angles of a pentagon का क्या वैल्यू आएगी? तो जब भी आपने इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो ना किसी भी फिगर का, तो फॉर्मूला इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। सो पेंटागन की कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180 कर लेंगे, so you will get the angle that is 3 into 180, 3 into 180 is 3 18 is 54, 0 आ जाएगा, so 540 degrees will be for your understanding inshallah. So the next question is, we have a scale, so it says that we have a scale, इसका area is, and the area of the scale is 625 centimeters, and you are asked to find out the perimeter of the scale. So what a perimeter is, किसी भी फिगर की जो साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है, so sum of the lengths of, so sum of lengths of all the sides, so sum of lengths of sides is known as a perimeter. So sum of lengths of sides जो है वो आपके पास पेरीमीटर जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, एंड हमें एक स्केयर का एरिया गिवन है। तो स्केयर के केस में जितनी लेंथ होती है उतनी ब्रेथ होती है, तो x इंटू एक्स कर लोगे आपके पास, दैट इज 625, तो x स्क्वायर इज 625 आ जाएगा, यू विल बी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। सो x स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे, 625 का जब आप अंडर रूट लोगे, तो x की वैल्यू जो मेरे पास 25 आ जाएगी। नाउ एवरी साइड इज इक्वल टू x, सो द पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस x, सो देयर आर 4x, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x, the perimeter of a square is 4 into x, so 4 into 25 will be 100 centimeter. So in the case of a rectangle, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, so rectangle के केस में एरिया अगेन आपके पास वही होगा, लेंथ इंटू विड्थ ही होगा, एरिया आपके पास तो लेंथ इंटू विड्थ आएगा, बट इन दैट केस द पेरीमीटर इज 2 टाइम्स द लेंथ प्लस विड्थ होता है फॉर द केस ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्केल्स के बारे में एंड अंडर रूट्स के बारे में मैं बता दूं, यू शुड बी रिमेंबरिंग फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट, बिकॉज आपके पास टेस्ट के अंदर तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, लेकिन जो बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्केल्स है ना, वो 9 से लेके, यू शुड रिमेंबर द स्केल्स फ्रॉम 9 से लेके आपके पास एटलीस्ट जो है वो आपने 16 तक के स्केल्स को याद रखना है, ताकि इनका अंडर रूट भी आ जाए तो वो क्विकली हो जाए आपके पास। उसके बाद हमने 20 के स्केल को और याद रखना है, 25 को याद रखना है, एंड 30 को करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इन स्केल की वैल्यूज को रिमेंबर कर लेते हो, तो चूंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो इट विल बी मच मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन, आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। सो 9 10 11 12 13 14 एंड बीच में से एक 15 मिस हो गया, सो 15 का स्केल भी आपने याद रखना है, दिस आर इंपॉर्टेंट। सो मैं क्विकली ओवरव्यू इनका देता हूँ। 9 का स्केयर रिमेंबर इज 81, 10 का इज 100, सो दैट्स वेरी पॉपुलर, आपको पता है। 11 का स्केयर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का जो स्केयर है दैट इज 169, 14 का जो स्केयर होता है 196 है, 16 का स्केयर इज 256, तो 15 का स्केयर बीच में से मिस हो गया था, दैट इज 225, 20 का स्केयर इज 400, 25 का scale is 625 and 30 का scale is 900. So these are one of the most frequently used scales in the mathematics. तो अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप इनके स्केल्स और अंडर रूट्स को क्विकली सॉल्व आउट कर सकोगे, एंड यू विल इजीली बी एबल टू or quickly be able to solve up your question. The next question is the sum of the angles of a parallelogram is. So a parallelogram is a figure, is a quadrilateral basically, and इसमें जो opposite sides होती हैं, they are parallel to one another. So this side is parallel to this side, and remember that this side is parallel to this side.
तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपने फाइंड आउट करना है। सो एवरी एंगल, एवरी वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये भी एंगल होता है, 90 का ये भी होता है। तो 90 के 4 एंगल्स हैं आपके पास। तो 90 इंटू 4 करोगे, 9 4 36 एंड एक जीरो आ जाएगा, तो 360 डिग्रीज आपके पास एंगल्स होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पाई। वेरी इजी क्वेश्चन, बट ट्रिक करने की कोशिश की गई है। पूछ रहा है कि आप में से कौन सा जो गिवन ऑप्शन है वो पाए बन रहा है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ सर्कमफ्रेंस बाय रेडियस कह रहा है ये, सो सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है, डिवाइडेड बाय आर करोगे तो यू वोंट बी लेफ्ट विथ पाई। आप 2 पाई आपके पास बच रहा है, पाई नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ मैं क्विकली। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर करोगे अगेन, तो ये तो पाई आर आ रहा है, अकेला पाई नहीं बन रहा। तो हमने वो ऑप्शन चूज करनी है कि जो कि विच इज बिकमिंग द वैल्यू ऑफ पाई। सो पाई की करेक्ट वैल्यू बन रही है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम, सर्कमफ्रेंस इनटू डायामीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, वेयर एज नीचे डायामीटर आ गया। अब हमें पता है कि डायामीटर क्या होता है, दैट इज द फुल डिस्टेंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो डायामीटर जो होता है, अगर उसको आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो वो रेडियस आता है। अगर आप डायमीटर की बात करते हो तो दैट इज ट्वाइस द रेडियस। तो डायमीटर की वैल्यू को मैं अगेन प्लग इन कर लूंगा। दिस इज 2 पाई आर एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ आर। सो आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद पाई। तो पाई की वैल्यू आ रही है। सो दिस रेशियो सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लॉग का क्वेश्चन है। कह रहे कि log 75 को आपने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉगरिथमिक रूल्स। ओके, ऑलराइट। तो 75 का आप क्या कर लो, क्विकली से आप जो है इसका एलसीएम ले लो, 5 के टेबल में आ जाएगा ये। तो 5 की पावर तो ये नहीं बनता, लेकिन 5 के टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर 5 1 जा 5, यू आर लेफ्ट विद 2, 2 इंटू 5 इज 25, सो 5 5 जा इज 25, देन अगेन 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड देन 3 से 1 आ जाएगा। So this means that log 75 can be written as 5 का स्क्वायर इंटू 3। अभी मैंने आपको ऊपर लॉग के रूल्स रिवाइज करवाए थे। एक जो क्वेश्चन आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो लॉग का गुजरा है, so उसमें मैंने आपको बताया कि लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों टर्म्स कैन बी सेपरेटेड आउट एंड दे कैन बी एडेड अप। सो लॉग 5 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 हो जाएगा। वाई? क्योंकि 5 की पावर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब क्या होगा, नेक्स्ट रूल मैं यूज करूंगा कि जो चीज पावर में पड़ी होती है लॉग के, वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दिस विल बिकम 2 log of 5 प्लस log of 3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो 2 log of 5 प्लस log of 3। सो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा दफा पेपर में पूछे जाते हैं। एंड अगेन ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इफ 16 men can build a wall in 15 days, then how many men are required to build the wall in 12 days? सो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन मैंने आपको सिलेबस वाले लेक्चर में भी बताया था कि जरा वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ और एग्जामिनेशन ऑफ और एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो अगर 16 लोग जो है वो 15 डेज में वॉल बना रहे हैं, तो कितने लोग चाहिए होंगे कि आप 12 डेज में वॉल बनाओगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, इसकी मैं टिप बता देता हूँ, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जहां भी आएगा, जिस भी इंटरेस्ट टेस्ट में आएगा, इंशाल्लाह यू विल बी इजीली बी एबल टू सॉल्व इट। आप चाहे आप नास्ट के लिए अपेयर हो रहे हो, चाहे आप एलकैट में अपेयर हो रहे हो, चाहे आप आईबीए के लिए अपेयर हो रहे हो, तो जहाँ कहीं पे भी आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है या बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन होता ही होता है, एंड सम टाइम देयर आर मोर देन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन। सो इसकी ट्रिक तो बहुत ईजी है, मैं आपको भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उस पर जाने से पहले क्विकली मैं आपको रिवाइज कराता हूँ रिलेशनशिप इनवर्स का एंड डायरेक्ट का। ठीक है, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीजें कब होती हैं, जब आप एक चीज को इंक्रीज करो दूसरी चीज डिक्रीज कर जाए, या फिर आप एक चीज को डिक्रीज करो दूसरी चीज इंक्रीज कर जाए, तो ये रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहलाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर आपके पास क्या होगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी चीजें होती हैं, सो रिमेंबर दैट अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं दूसरी भी इंक्रीज होती है, अगर आप एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास डिक्रीज हो जाती है। सो इन दैट सिचुएशन आप ये कहते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की सिचुएशन में आपके पास क्या ट्रिक है, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपने चेक कर लेना कि क्वेश्चन इन्वर्स प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लोगों को ज्यादा करोगे तो नंबर ऑफ डेज आपके पास कम हो जाएंगे, राइट। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ट्रिक क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि गिवन डेटा को आपने क्या कर लेना है, गिवन डेटा को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कर लेना है और आस्क्ड डेटा से आपने उसको डिवाइड कर लेना है, तो जो अननोन वैल्यू है ना आपके पास वो आ जाएगी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी ट्रिप है, रादर देन गेटिंग स्टक के यार ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट का क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सो इन्वर्स के क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, हमेशा आपने क्या करना है कि जो भी गिवन अमाउंट ऑफ डेटा है, जो गिवन वैल्यूज ऑफ डेटा है, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड देम आप
बाय जो आस्ट डाटा की वैल्यू आपके पास गिवन है उसको आप डिवाइड करो, जो भी आपके पास अननोन है वो आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे यही करूँगा। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। तो ये गिवन डेटा है सारे का सारा। तो गिवन डेटा ये है कि 16 पीपल आर बिल्डिंग अ वॉल, दे आर कंप्लीटिंग अ वॉल इन 15 डेज। तो पूछा ये कि कितने मैन आर रिक्वायर्ड पर 12 डेज। तो गिवन डेटा को क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो, कोई इशू नहीं है। सो गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 16 इंटू 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आज डाटा की जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दो, अननोन आ जाएगा। सो आज डाटा की वैल्यू जो गिवन है वो 12 है ना। कटिंग करते हैं 4 के टेबल से, मैं इसको काटूंगा अगर। सो 4 के टेबल से जब मैं इसको इसकी कटिंग करूंगा, सो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, सो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 आ जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 4 इंटू 5, सो 4 इंटू 5 इज 20। सो 20 मैन आर रिक्वायर्ड। तो आंसर आपके पास 20 आ जाएगा, सिंपल। तो दिस इज वाई इसका आंसर डी है। तो जे रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी important questions. Sometimes there are more than one question in your basic mathematics portion. तो given data multiply करो, आज डाटा की वैल्यू से डिवाइड करो, अननोन आ जाएगा हमेशा। अच्छा जी, what percentage of the numbers 1 to 70 have 1 or 9 in the units digit? तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको वो ये कह रहे हैं कि जी कितने नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप क्या करोगे, कि कितने नंबर ऐसे हैं कि जिनको आप 1 से लेके 70 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं कि जिनकी यूनिट प्लेस के ऊपर या 1 है या फिर 9 है। तो उनकी परसेंटेज आपने बतानी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सो मैंने इसको बचपन से याद रखा हुआ है और मैं सब स्टूडेंट्स को यही ट्रिक बताता होता हूँ कि देखो परसेंटेज जब हम वी यूज टू फाइंड आउट फॉर आवर टेस्ट, तो हम क्या कहते थे कि अच्छा जी मार्क्स ऑब्टेन्ड इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने थे, इनटू 100 कर लो तो परसेंटेज बन जाती है। तो जब भी आपने परसेंटेज बनानी होती है, रिमेंबर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आपने परसेंटेज के साइन को रिमूव करना होता है, एराडिकेट करना होता है, खत्म करना होता है, आप 100 से उसको डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज बनानी है। सो कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 और 9 आता है, उनको डिवाइड बाय टोटल नंबर से मैं डिवाइड कर लूंगा, इंटू 100 करूंगा, मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो मैं क्विकली इन नंबर्स को काउंट करता हूँ। तो आप ये देखो कि एक तो 1 ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 19 है, फिर मेरे पास 21 है, फिर मेरे पास 29 है। सो क्विकली, पेपर में तो इतना टाइम नहीं होगा। सो 1 से लेके 70 तक हर डेकेड के अंदर 2 नंबर्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनके यूनिट्स प्लेस के ऊपर 1 और 9 है। सो 1 से लेके 70 तक 7 डेकेड्स बनते हैं और हर डेकेड में 2 नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके यूनिट्स प्लेस पे या 1 है या फिर 9 है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 11 और 19 है, 21 और 29 है, 31 और 39 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आएगा 14 डिवाइडेड बाय टोटल जो मेरे पास है, टोटल जो मेरे पास नंबर है 1 से लेके 70 तक 70 नंबर्स हैं, इंटू 100 कर लूंगा। क्विकली सॉल्व करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल कर लिया करो हमेशा आप क्विकली, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 इंटू 10 करोगे। सो 20% नंबर्स फर्स्ट 70 नंबर्स में ऐसे हैं कि जिनकी यूनिट प्लेस पे आइदर 1 है और 9 है। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर खुद ऐड किए गए होते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। द डिवीजन इज कंप्लीटेड व्हेन द रिमाइंडर इज, सो द रिमाइंडर अगर आपके पास 0 बचेगा तो डिवीजन तभी कंप्लीट होती है। सो रिमाइंडर आपके पास 0 होता है, 1 नहीं होता। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर मैं 11 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 टाइम 1 इज 11, सो 11 11 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। सो 1 जो है ना वो रिमाइंडर नहीं है, 1 जो है वो कोशंट है, याद रखिएगा। सो जब मैं 11 को 11 से डिवाइड करूंगा, सो 11 टाइम 1 इज 11, तो जो माइनस करके यहाँ पे बचेगा वो रिमाइंडर होता है। सो रिमाइंडर एयर इज 0। सो जब भी दो नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में हो तो स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें ट्रिक करने की कोशिश की है, बट वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है डीलर बॉट अ कार फ्रॉम अ प्राइवेट ओनर एंड सोल्ड अ कार एट अ प्राइस व्हिच वाज 20% हायर देन द प्राइस ही बॉट द कार। द डीलर मेड अ $1200 प्रॉफिट फ्रॉम द परचेज ऑफ सेलिंग ऑफ दिस कार, व्हाट वाज हिज सेलिंग प्राइस। सो एक डीलर है जिसने कार के ऊपर 20% का प्रॉफिट अर्न किया है और 20% हायर प्राइस पे बेचा है, तो इसका मतलब है 20% का ही प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप अगर उसने प्रॉफिट $1200 का बनाया तो बताना ये है आपने कि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी कार की वो क्या थी। राइट, वी आर नॉट गिवन विद द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमसे पूछी गई है, एंड वी आर ओनली गिवन विद द प्रॉफिट परसेंटेज एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को फोकस करोगे, स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि 20% का प्रॉफिट है एंड वो जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, $1200 बन रही है। सो $1200 बन रही है। सो हमारे पास अगर 1200 का प्रॉफिट है और 20% के मुताबिक $1200 का प्रॉफिट है, तो आपने सेलिंग प्राइस बतानी है। तो 20% का प्रॉफिट है जिसकी वैल्यू जो है वो 1200 बनती है डॉलर्स में।
राइट। अब अगेन कमिंग बैक टू द परसेंटेज क्वेश्चन, बैक टू बेसिक्स, ठीक है ना जी, बेसिक्स पे रहा करो, बहुत इजी हो जाएगा। तो परसेंटेज क्या था, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 था। सो रादर देन गेटिंग कंफ्यूज कि मैं इसको कैसे करूंगा, पेपर में कंफ्यूजन का शिकार होने के बजाय इस पे आ जाओ। खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 20% का प्रॉफिट बनाया, क्योंकि कह रहा है 20% हायर प्राइस पे सेल आउट किया है, तो प्रॉफिट जो बना वो $1200 बना। तो पूछा सेलिंग प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, राइट। तो परसेंटेज, वो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका 20% जो है वो $1200 बनता है, क्योंकि 1200 का आपके पास प्रॉफिट जो है वो अर्न किया गया है, $1200 का आपके पास प्रॉफिट अर्न किया गया। सो परसेंटेज जगह पे 20 आ जाएगा, और टोटल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जिसपे वो 20% तो 1200 बना था, टोटल को आप x कर लो, इंटू 100 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो मैं x को यहाँ पे ले जाऊंगा, 20 को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्विकली करता हूँ, x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर लेंगे। आप जीरो को आप जीरो के साथ कैंसिल कर लो, 2 1 जा एंड 2 5 जा, सो 5 12 जा, सो 5 12 जा मेरे पास क्या होता है, सो 5 12 जा इज 60 एंड ये दो जीरोज आ जाएंगे तो $6000 आ जाएगा। सो $6000 की वो कार थी, सेल आउट की गई है, तो उस पर 1200 का प्रॉफिट है। अब अगर वो ये पूछ लेता कि $1200 का प्रॉफिट है 20% के अकॉर्डिंगली, तो ये बताओ सेल्स प्राइस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं, फिर $6000 में से आप माइनस कर लेते $4800 को, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास पे, सॉरी $1200 को जो प्रॉफिट है उसको आप माइनस कर लेते, तो आपके पास $4800 आ जाना था। रिमेंबर कि जो सेल प्राइस होती है दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इवन इन द केस ऑफ लॉस, इवन इन द केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में फिर क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस जो भी आपके पास अगर मैं लॉस को रिप्रेजेंट करता हूँ बल्कि ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो लॉस के केस में आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेल प्राइस कम होती है। तो इवन सेल प्राइस के केस में आपके पास कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस लिखा जाता है, तो वो आपके पास सेल प्राइस। तो लॉस में आपके पास चीज़ें डेफिसिट हो रही होती हैं, प्रॉफिट में आपके पास चीज़ें एडवांटेज दे रही होती हैं। Again, जी, very LCAT oriented question. There are 50 apples in a bag, of which 98% are green. So 50 apples हैं, 98% of these 50 apples are green, and the rest are red, and the remaining apples are red. So इसका मतलब क्या है कि 2% apples जो है ना वो red है। So quickly conceive किया करो चीज़ों को। So 2% apples they are red. How many green apples do you need to remove so that only 96% of the apples are green? सो कितने एप्पल्स आपने रिमूव करोगे कि आपके पास 96% हो जाए ग्रीन एप्पल्स की, ठीक है। तो अगर टोटल 50 एप्पल्स ही रहेंगे, उसमें से 98% ग्रीन है, तो उसमें से कितने ग्रीन को रिमूव करके, यानी इन अदर वर्ड्स ग्रीन को रेड से रिप्लेस करोगे, कि ग्रीन की जो प्रॉफिट, ग्रीन की जो परसेंटेज है वो 96% पे चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक एप्पल, सो 50 एप्पल्स में से 98% ग्रीन है, ठीक है। सो 50 एप्पल्स में से 98% ग्रीन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने एप्पल जो थे वो ग्रीन थे। सो किसी भी नंबर की अगर परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा। आप क्या करोगे कि आप सिंपली नंबर को पिकअप करोगे और उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। नंबर को पिकअप करना है, नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि 1200 का कोई आपको कहता है 60% निकालो, तो नॉट अ बिग हैजल, 1200 को पिक करो, 60% से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1200 है इंटू 60 है। सो मैंने अभी ये बताया था आपको थर्ड लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी परसेंटेज बनानी होती है 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब भी परसेंटेज खत्म करनी है, परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, तो 100 से आप डिवाइड करोगे। तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, जीरो जीरो के साथ, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ऐसे कर लो कि दोनों जीरो को दोनों जीरो के साथ कर लो, 6 12 72 आ जाएगा, एंड जीरो आ जाएगा साथ आपके पास। तो 1200 का 60% 720 आ जाएगा। सो किसी भी नंबर की अगर परसेंटेज निकालनी है एक स्पेसिफिक, तो उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। मैं यहाँ पे यही काम करूंगा। 50 एप्पल्स जो हैं वो उनमें से 98% एप्पल्स ग्रीन है, तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ कि कितने एप्पल जो है ना वो ग्रीन है। सो उसको मैं 98 से मल्टीप्लाई करूंगा, 98% से मल्टीप्लाई करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड कर लूंगा। सो जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 रह गया। सो 2 के साथ करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा 1 और 8, तो 49 एप्पल्स जो है ना अगर मेरे पास ग्रीन है,
तो 50 में से उनकी परसेंटेज 98% बनती है। इसका मतलब है एक एप्पल जो है वो 2% को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं एक एप्पल को रिमूव कर दूंगा फर्दर। सो एक एप्पल को मैं रिमूव करूंगा, 48 एप्पल्स रह जाएंगे। और आप चेक कर लेना बेशक कि वो जो 48 एप्पल्स हैं अगर वो होंगे तो 96% जो है ना वो आपके पास फिर ग्रीन एप्पल्स बन रहे होंगे। तो एक एप्पल को रिमूव करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी इंशाल्लाह, राइट। So moving on to the next question. So next question is very important question. The student they get deceived in this question और इसको wrong कर देते हैं। कह रहे हैं कि single discount equivalent to two successive discounts of 10% and 15% is equals to। तो अगर आपको टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आप दे रहे हो 10% के और 15% के, तो वो किस सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट के इक्वल होंगे? तो दे आर नॉट इक्वल टू अ 25% का डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले एक टर्म पे 10% का डिस्काउंट दिया फिर मैंने 15% का डिस्काउंट दिया तो वो 25% के इक्वल होगा। नो, इसका जो आंसर है दैट इज 23.5%। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसी सिचुएशन होना कि जब जब आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो आप वैल्यूज को सपोज कर लिया करो एंड मेनली 10 ले लिया करो, 100 ले लिया करो या 1000 ले लिया करो, ज़्यादा ईजी होता है उसकी वैल्यूज निकालना। अच्छा जी, $100 एक चीज़ की वैल्यू थी, अगर मैं उस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा तो उसकी नई प्राइस $90 हो जाएगी। क्योंकि देखें ना 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10 से मैंने बताया ना कि परसेंटेज निकालने के लिए आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा लोगे। सो परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में 100 से डिवाइड करोगे, 100 से कैंसिल हो जाएगा। सो 10 का डिस्काउंट बनता है, 100 में से 10% का डिस्काउंट माइनस किया तो पीछे $90 रह गए हैं। पॉइंट समझ आ गया? सो पीछे जो है ना वो $90 रह गई है वैल्यू आपके पास। अब इस $90 के ऊपर आपके पास 15% का डिस्काउंट है। सो अब मैं 90 का 15% निकालूंगा क्विकली। सो 90 का मैं 15% निकालूंगा तो मैंने बताया कि परसेंट निकालने के उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराओ और 100 से आप डिवाइड कर लो। 0 0 के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 5 3 एंड 5 2 आ जाएगा। 9 3 27 होता है मेरे पास। 27 को आप 2 से डिवाइड करोगे, हाफ कर लोगे। सो 25 का हाफ तो 12.5 है एंड देन 13 का हाफ तो 13.5 बनता है। सो 13.5 बनता है, मैंने रफली कर लिया। सो 13.5 का फर्दर फिर वो डिस्काउंट बनता है। तो 13.5 ऑफ यहाँ पे हुए, $10 ऑफ यहाँ पे हुए, जिनको आप ऐड करो तो ये टोटल बनते हैं 23.5। सो $23.5 आप ऑफ दे रहे हो ना $100 पे। सो इसका मतलब है कि अगर आप एक अमाउंट को पहले 10% रिड्यूस करते हो, फिर जो नई प्राइस है उसके ऊपर फिर 15% का दोबारा रिडक्शन देते हो, तो दे आर नॉट इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%। इन फैक्ट दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 23.5%। सो स्टूडेंट दे गेट डिसीव्ड इन दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इसको देख के करना है। इस तरह का क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली वैल्यूज चेंज होती हैं, बट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एवरेजेस वेरी एसेंशियल पार्ट। If Ali scores 70 marks in the sixth test, then his average of sixth test will be 4 less than the previous average. What was the average of his first 5 tests? So Ali ने अगर सिक्स टेस्ट के अंदर स्कोर किया है 70 का तो उसकी एवरेज ड्रॉप हो गई है, तो उसकी सिक्स टेस्ट की एवरेज है वो विल बी 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज। सो अली का जो सिक्स टेस्ट का स्कोर है, सो द स्कोर ऑफ द सिक्स टेस्ट लेट्स ले एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड सिक्स टेस्ट है। सो एक्स सिक्स की जो वैल्यू है दैट इज 70। आपको ये कह रहा है कि अगर उसने 70 का स्कोर किया है छठे टेस्ट में, सिक्स टेस्ट में, तो आपने ये देखना है कि उसकी जो एवरेज ऑफ द सिक्स टेस्ट है वो 4 लेस हो गई है देन द प्रीवियस एवरेज। तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट क्या होगी? सो फर्स्ट 5 टेस्ट की जो एवरेज होगी दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट। तो किसी भी नंबर की अगर आपने एवरेज निकालनी हो तो आप क्या करते हो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप ऐड करते हो, ऐड करके आप उनको 5 पर डिवाइड कर लेते हो। अगर मैंने 10 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो आई विल बी एडिंग देम ऑल दोस 10 नंबर्स डिवाइडेड देम बाय 10। तो अब जहाँ पे अगर आपके पास 5 नंबर्स की एवरेज है तो 5 नंबर्स की एवरेज क्या थी, क्या हो जाएगी, सम ऑफ द 5 नंबर्स। सो सम ऑफ द 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है। अब सिक्स टेस्ट की एवरेज क्या होगी मेरे पास, सिक्स टेस्ट की एवरेज हो जाएगी सम ऑफ द सिक्स टेस्ट डिवाइडेड बाय 6। सो सम ऑफ द सिक्स टेस्ट मैं करने जा रहा हूँ x1 प्लस x2, थर्ड टेस्ट का स्कोर इज लेट से x3, फोर्थ टेस्ट का स्कोर इज x4, फिफ्थ का इज x5, x6। सो x6 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब 6 हो गए। सो जो नई एवरेज है वो खुद कह रहा था कि जो नई एवरेज है दैट विल बी 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज। सो प्रीवियस एवरेज तो A5 थी। सो नई एवरेज A5, जो नई एवरेज A6 है वो बेसिकली A5 माइनस 4 है, उससे 4 लेस है। सो दिस विल बी इक्वल टू A5 माइनस 4। आपने फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज बतानी थी उसकी। सो फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है।
अच्छा, अब फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट, रिमेंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5। अब कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज्यादा इसको एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, सो 6 टेस्ट का स्कोर क्या था? सो 6 टेस्ट का तो स्कोर मैं डायरेक्टली प्लग इन कर दूंगा। सो 6 टेस्ट में ही स्कोर्ड 70 मार्क्स। सो x6 को मैंने रिप्लेस कर दिया विद 70। तो यहाँ पे मैंने x6 की जगह पे क्या प्लग इन कर दिया? 70 कर दिया। और ये x1 से लेके जो x5 है, ये s5 यानी सम ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट के स्कोर के बराबर है। सो री राइटिंग दिस इक्वेशन, दिस विल बिकम s5 प्लस 70 divided by 6 is equals to a5, the average of the 5 test minus 4। ये एवरेज ऑफ 5 टेस्ट माइनस 4 कहाँ से आया? उसने खुद क्वेश्चन में मुझे कहा था कि अगर वो 6th टेस्ट के अंदर 70 का स्कोर करता है तो जो उसकी नई एवरेज आएगी ना, 6 टेस्ट तक की जो एवरेज आएगी वो 4 लेस होगी देन द एवरेज ऑफ द 5 टेस्ट। सो मैंने इसलिए a5 माइनस 4 किया, और हमें वो a5 यानी 5 टेस्ट की एवरेज का पूछ रहा था। तो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ओपन अप करके लिख लेता हूँ, ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो a5 क्या होता है? s5/5 के इक्वल होता है। तो मैं इस a5 को भी रिप्लेस कर लूंगा s5/5 से। तो s5/5 से मैं इसको रिप्लेस कर लूंगा, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी s5 प्लस 70 इज इक्वल टू 6 इंटू s5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 4 24। तो मैंने क्या करा है? सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल बी टेकिंग दिस -24 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड s5 ऑन द राइट हैंड साइड। जब मैं ये स्टेप करूंगा, सो दिस विल बिकम, रिमेंबर, दिस विल बिकम 70 प्लस 24 इज इक्वल टू s/5 टाइम्स s5, 6/5 टाइम्स s5, एंड ये जो s5 राइट साइड पे था ये माइनस s5 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे, 70 और 24 को ऐड करोगे तो 94 आ गया। 5 आएगा एलसीएम, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 6 टाइम्स s5 माइनस 5 टाइम्स s5। तो 6 टाइम्स s5 में से 5 टाइम्स s5 को माइनस करेंगे, तो s5/5 आ गया, 94 है। सो s5/5 क्या है? 5 टेस्ट की एवरेज है ना, क्योंकि 5 टेस्ट की एवरेज विल बी द सम ऑफ द 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। सो पहले जो एवरेज थी दैट वाज 94। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सो आपने कंफ्यूजन का जो है ना वो नहीं शिकार होना। आपने करना क्या है कि आपने कंसंट्रेशन से रहना है। एवरेजेस का कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं सबको सम करो, जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं उन पे आप डिवाइड करो, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 83। so we have two number, let's say x and y, their sum is 83। so if one number is two more than the twice of the other number, अब आपको ये कह रहा है कि अगर एक नंबर जो है वो टू ज्यादा है than the twice of the number, so let's say x is two more than the twice of y। so x जो है वो ऑलरेडी टू ग्रेटर है देन y, देन ट्वाइस ऑफ y। तो जो ग्रेटर है उसमें से मुझे टू को माइनस करना पड़ेगा तो इक्वेट देन। तो इस तरह का क्वेश्चन I've already solved it in previous class। So what I'm trying to say is if I have $100 with me and if I say कि I have $2 more than Ali's dollars, अली के पास जो अमाउंट है, सो अली के पास $98 होंगे ना। अगर मैंने इक्वेट करना है तो मुझे या तो अली के अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा या फिर इन अदर वर्ड्स मुझे अपनी अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। तो जिसके पास कम होगा आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, या फिर जिसके पास ज्यादा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज कि इफ वन नंबर इज टू मोर देन, सो इफ x इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, सो ट्वाइस ऑफ y से अगर x टू ज्यादा है तो मुझे लेसर नंबर को टू ऐड करना पड़ेगा, या फिर x में से टू माइनस करना पड़ेगा। एनीवेज दोनों चीजें सेम है। मैं सिचुएशन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लूंगा। सो रिमेंबर, एक रूल आपने याद रखना है कि इफ यू हैव टू अननोन, सो यू नीड टू हैव टू इक्वेशंस to solve them। So x plus y is equal to 83 and x minus 2y is equal to 2 आ जाएगा। आप सिंपली इनको इक्वेशंस को माइनस कर लोगे। जब इक्वेशंस को माइनस करेंगे सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। इसका माइनस x हो जाएगा, इसका प्लस 2y, इसका माइनस 2 हो जाएगा। एंड प्लस x माइनस x कैंसिल, y प्लस 2y इज 3y एंड दिस इज 81। कैंसिल कर लीजिएगा आप,
एंड 3 को जब आप 81 से कैंसिल करोगे 27 आ जाएगा। सो वाई की वैल्यू 27 है। एक्स के लिए यहाँ पे प्लग इन कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं प्लग इन नहीं कर रहा, आई एम श्योर कि जो डी आंसर है, क्योंकि एक ही के अंदर चॉइस 27 की। यस, किसी और में भी 27 होती तो फिर मैं कंप्लीटली सॉल्व करता कि चॉइस ए करेक्ट है या बी करेक्ट है। ओके जी, अलजबरा का क्वेश्चन है। सो अलजबरा इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर टेस्ट एज वेल। सो एक्स की वैल्यू गिवन है, सो यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ एक्स। सो द एग्जामिनर इज टेलिंग अस कि जी एक्स की जो वैल्यू है डैट इज 3 माइनस 2 √2 प्लस 1/x स्क्वायर। सो वन क्विक टिप हेयर इज कि जब भी आपके पास एक्स इस फॉर्म में होगा कि a माइनस √b की फॉर्म में होगा, x गिवन है, तो 1/x आप याद रखिएगा वो आपके पास आएगा हमेशा a प्लस √b की फॉर्म में, राइट। सो मैं क्विकली 1/x को, ये ट्रिक आपने टेस्ट में यूज करनी है। सो 1/x की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डैट विल बी 3 प्लस 2 √2। 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा आपके पास 3 प्लस 1/2 आ जाएगी। कब? व्हेन इट्स a माइनस √b की फॉर्म में। मैं सॉल्व करके एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बट आप टेस्ट के अंदर इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। देखिए, x की वैल्यू वाज गिवन एज 3 माइनस 2/√2 एंड 1/x हमें चाहिए था टू सॉल्व द फॉर्मूला। सो 1/x को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि x गिवन है मेरे पास 3 माइनस 2/√2। अब नेक्स्ट स्टेप में आई हैव टू रैशनलाइज इट अप। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते हो कि आप जो अंडर रूट वाली टर्म होती है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस 2/√2 है, तो आप 3 प्लस 2/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। सो ऊपर तो यही आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2/√2, सो दैट इज 3 प्लस 2/√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, सो विच इज a स्केयर माइनस b का स्केयर, so which is a square minus b का square. So this will be 3 plus 2/√2 and नीचे 3 का square is 9 minus 2 का square is 4, √2 का square is 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास। So this will be 3 plus 2/√2 and 9 minus 8 आ जाएगा। So 9 minus 8 आ जाएगा 1. So this will be 3 plus 2/√2 by 1. So that is equal to 3 plus 2/√2. तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट रिमेंबर आपने करना क्या है, जब भी आपके पास a माइनस √b की फॉर्म में या a प्लस √b की फॉर्म में होगा x, तो 1/x अगर a प्लस √b की फॉर्म में है तो 1/x a माइनस √b हो जाएगा, और अगर x आपके पास a माइनस √b है तो 1/x a प्लस √b हो जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आप क्विकली इस चीज को यूज कर लोगे पेपर में। तो अब वापस आते हैं, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सो मैं पहले x प्लस 1/x राइट डाउन करूंगा। x की जगह पे बेटा ये आ जाएगा 3 माइनस 2/√2 एट 1/x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 2/√2, माइनस 2/√2 प्लस 2/√2 कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा। तो नो व्हाट विल हैपन हियर इज कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास x प्लस 1/x रह गया था एंड 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया था। 3 प्लस 3 was 6, that is not 9, that is 3 plus 3 is 6. And now I'll be taking the square on both sides. Why I'll be taking the square on both sides? Because I have to find out the value of x square plus 1/x square. So left side पे जब फॉर्मूला ओपन होगा तो this will be a square plus b square plus 2ab and right side पे that is 36. So what will happen here is x will get cancelled with x, जहाँ पे आपके पास प्लस 2 है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 2 को माइनस कर लोगे आप तो 34 आ जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है that will be equals to 34. So now moving on to the next question. So a company makes a profit of 6% on its first $1,000 of sales each day and 5% on all the sales in excess of $1,000 for that day. How many dollars in profit will the company make on a day when the sales are $6,000? Very LCAT oriented question. ठीक है, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का बड़ा ही ओरिएंटेड क्वेश्चन है, IBA के लिए बड़ा पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। तो एक कंपनी जो है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करती है 6% का जब वो अपनी फर्स्ट $1,000 अर्न करती है, एंड बाकी जितने भी 1000 मल्टीपल ऑफ डॉलर्स हैं उनके ऊपर वो 5% का प्रॉफिट अर्न करता है। सो अगर 6000 की सेल्स की हैं तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा? सो 6000 की सेल्स का मतलब क्या है कि पहला $1000 तो मैं इसमें सेपरेट कर लूँ और बाकी मेरे पास फिर $5000 आ जाएंगे।
मैंने क्यों सेपरेट आउट किया है? मैंने इसलिए सेपरेट आउट किया कि क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट $1000 की सेल के ऊपर आपका जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 6%। तो $1000 का क्विकली मैं 6% निकालूंगा। तो किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया आप उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लोगे, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। सो व्हाट विल हैपन हियर इज जीरोस विल गेट कैंसिल विद जीरो, 6 10 $60। सो फर्स्ट 1000 के ऊपर तो $60 की उसने इनकम जो है वो जनरेट की है। अब रिमेनिंग जो $5000 है उस पर पर $1000 आपके पास 5% का प्रॉफिट था। तो इस 5000 के ऊपर आपका 6000 में जो 5000 है इसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट है वो 5% है। सो 5% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5000 आ जाएगा, 5% में मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट के साइन खत्म करने के लिए 100 से आप डिवाइड करोगे, 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 इज 25 एंड जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा। $250 की का प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट $5000 पे है, एंड फर्स्ट $1000 जो 6000 में बनते हैं उन पर $60 का प्रॉफिट है। बेटा ऐड करोगे तो 250 में जब आप 60 को ऐड करोगे तो आंसर विल बी $310। सो आंसर आपके पास आ जाएगा $310 का, अगर वो $6000 की सेल करता है। राइट जी। सो डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन, यस दे आर इन द एग्जाम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। So Zara drove at an average speed of 50 miles per hour for the first 50 miles of her trip, and then at an average speed of 75 miles per hour remaining 50 miles of her trip. If she had made no stop during the trip, what was Zara's average speed in miles per hour for the entire trip? तो Zara की जो एवरेज स्पीड है ना फर्स्ट 50 माइल्स की वो थी 50 माइल्स की थी, 50 माइल्स पर आवर से ड्राइव किया उसने। जो नेक्स्ट 50 माइल्स हैं उस पर उसकी जो ट्रिप थी वो 75 माइल्स पर आवर की थी। तो आपने क्या करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है फॉर द इंटायर ट्रिप। सो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले ये देखोगे कि कितना डिस्टेंस जो है वो उसने कवर अप किया है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप उसको उससे सॉल्व आउट कर लो। सेकेंडली ये है कि आप क्या करो कि द इजीएस्ट वे इज कि आप यहाँ पे वेटेड एवरेज को कैलकुलेट कर लो। सो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट जो ट्रिप है उसके अंदर जो फर्स्ट 50 माइल्स हैं उसकी स्पीड 50 है, 50 इंटू 50 प्लस नेक्स्ट जो 50 माइल्स हैं उसकी एवरेज स्पीड 75 है, इनको मल्टीप्लाई करवा दो डिवाइडेड बाय टोटल जो माइल्स हैं उन पर आप डिवाइड कर दो। सो टोटल माइल्स पहले भी 50 हैं बाद में भी 50 हैं। सो 50 प्लस 50 आर 100। सो ऊपर मैं सॉल्व करूंगा, 5 5 इज 25, 0 एंड 0 2500 आ जाएगा, प्लस अब 75 इंटू 50 करेंगे। सो 75 इंटू 50 क्विकली कर लेते हैं, 0 इंटू 0 आ जाएगा, 5 5 25 का 5, 2 विल बी कैरी, 5 7 35 एंड 35 में जब आप 2 ऐड करोगे 37 आ जाएगा। सो दिस इज 3750। सो टेस्ट में टाइम कम होता है, सो क्विकली यूं सॉल्व कर लेंगे। तो 3750 डिवाइडेड बाय 100 आ गया आपके पास। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं इसमें हम 2500 को, जब 2500 को ऐड करेंगे 0 5 एंड दिस इज इक्वल टू 7 एंड 5 इज 12, 12 का 2 1 कैरी 6250 आ जाएगा। सो दिस इज 6250 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। आप 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लोगे, 625 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 62.5 की स्पीड है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्लोजेस्ट चॉइस है उस पर मैं उसको मार करोगे आप। तो क्लोजेस्ट चॉइस यहाँ पे 65 की बनती है। तो इस तरह से आप इनको वेटेड एवरेजेस के लिए सॉल्व कर लो। जब आप इसको वेटेड एवरेजेस के लिए सॉल्व करोगे तो थिंग्स विल बिकम प्रिटी ईजियर फॉर यू। राइट जी। सो दिस इज हाउ आपने क्या करना है, सिंपली आपने वेटेड एवरेज निकाल लेनी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं टाइम निकालूं। खैर मैं निकाल तो सकता हूँ, डिफरेंट वेज हैं, बट प्रॉब्लम यह आएगा कि फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन क्विकली कर लिया करो, पहले जीरो वाले फैक्टर से करो, जीरोस आएंगे, क्रॉस करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंट्यूशन। इंट्यूशन का क्वेश्चन है, आपको ये कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जी एंड एक्स वाई आर पॉजिटिव, सो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास z के इक्वल है। सो x प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू z, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड, किन स्टेटमेंट्स को आप इन्फर्ड कर सकते हो। क्या स्टेटमेंट वन है कि x इज स्मॉलर देन y, देन नेक्स्ट इज x is smaller than z, x is
smaller than 2g. So तीन statements हैं. Option A है कि only one statement is true. B says that only statement 2 is true. C option says 1 and 2 both are true and both are true, and 2 and option D says option C says 1 and 2 both are true, option D says 2 and 3 both are true, and option E says 1, 2 and 3 all are true. देखिए, अगर if two numbers are added up to make up a third number, so it means that individually they are both smaller than that number. So x is also smaller than z and y is also smaller than z, right? तो एक बात तो ये है कि x is smaller than z, ये बात तो करेक्ट है 100%. अब इसके बारे में वी आर नॉट श्योर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि x 2z से स्मॉलर हो, नहीं भी हो सकता. एंड अगेन x y से स्मॉलर हो, नहीं भी हो सकता. इसी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. लेट्स से 2 + 3 दे मेक अप 5. सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. सो अब x तो y से स्मॉलर है ना, ये तो x तो z से स्मॉलर है ना, ये तो बात 100% श्योर है. अब y z से बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी बड़ा हो सकता. ये तो डिपेंड करता है. इस केस में तो है, बट अगर ये 3 + 2 होता तो फिर तो ये सिचुएशन 100% श्योर नहीं थी ना, कि x जो है वो दोनों नंबर सेम भी तो हो सकते थे. बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. यस, ये बात भी तो है कि दोनों सेम भी हो सकते थे, 2 + 2 4 बन रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है. सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि x y से छोटा हो, नहीं भी हो सकता. एंड 2g के बारे में भी हम कह सकते हैं, हो सकता है कि देखो आप 2g से भी x छोटा है. सो 2 टाइम्स g से तो x छोटा ही होगा ना. जब आपने g को डबल कर दिया, 10 कर दिया, तो x तो उससे छोटा ही होगा. तो ये तो 100% इन्फर की जा सकती है, ये भी 100% इन्फर की जा सकती है, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है ये. इसका मतलब है तीनों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है. सो 1, 2 एंड 3, all 3 can be chosen as correct. So very paper oriented question again, question number 15 as well as question number 16, both are very paper oriented question. In fact, question number 17 is also very paper oriented question. So let me first solve the question number 15. A car goes 15 miles on a gallon of gas when it is driven at 50 miles per hour. So एक गाड़ी जो है, अगर उसको आप 50 की स्पीड से 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हो ना, तो इट गिव्स यू 15 माइल्स पर गैलन. सो 15 माइल्स पर गैलन आपको दे रहा है. When the car is driven at 60 miles per hour, जब आप उसको 60 miles per hour की स्पीड से ड्राइव करते हो, so it goes only 80% as far. So अगर पहले वो 15 माइल्स पर गैलन की फ्यूल एवरेज दे रहा था, तो जब आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करके 60 करोगे, सो वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जब कार इज ड्रिवन एट हायर स्पीड, सो क्या होता है आपके पास कि एवरेज ड्रॉप कर जाती है. सो 15 माइल्स पर गैलन दे रहा था आपको 50 माइल्स पर आवर की स्पीड पे. तो 60 से अगर ड्राइव करें तो उसका 80% दे रहा है. सो 15 का 80% निकाल लेते हैं. सो 15 का 80% निकालने के लिए 80% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा. क्विकली सॉल्व किया करो. सो फिर 5 2s are 10, 5 3s are and 2 1s are and 2 4s are and 3 और 4 12 आ जाएगा. तो अब जो इसकी नई फ्यूल एवरेज है वो 12 माइल्स पर गैलन है, क्योंकि अब तो वो सिर्फ उसका 80% दे रहा है ना. How many gallons of the gas will it take to travel 120 miles or driving 1260 miles per hour? So अगर वो 120 माइल्स की ड्राइविंग करता है और स्पीड जो है वो 60 माइल्स पर आवर की रखता है, तो कितने गैलन ऑफ फ्यूल कंज्यूम होगा. तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि अगर 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव किया जाए तो इट ओनली गिव्स एन एवरेज ऑफ 12 mpg, 12 माइल्स पर गैलन की एवरेज देगी. सो अब अगर मेरे पास 120 माइल्स का डिस्टेंस कवर हुआ है एंड 60 की स्पीड है, इसका मतलब है माइल्स टू द गैलन कितना दे रहा है, वो माइल्स टू द गैलन वो ओनली 12 दे रहा है. डिवाइड कर लो, आंसर आपके पास 10 आ जाएगा. सॉरी, आंसर आपके पास 10 आ जाएगा. सो 10 गैलन्स का फ्यूल जो है वो आपको रिक्वायर होगा, गैस जो है वो रिक्वायर होगी अगर आप इसको ड्राइव करते हो विद 60 माइल्स पर आवर की स्पीड. तो आपने पहले स्पीड कैलकुलेट कर ली, फिर टोटल डिस्टेंस का डिवाइड किया, आंसर आ गया. इजी पीजी. अगेन द ट्रिक इज और द टिप इज डोंट गेट कंफ्यूज, कीप योर फोकस, keep your concentration, things will be easily able to solve up. You'll be easily be able to solve up the things. So next question is, Miss Taylor purchased a stock for $1,500 and sold 2/3 of its 2/3 of it after its value doubled. So Miss Taylor ने
एक स्टॉक बाय किया है और उसकी कॉस्ट प्राइस है दैट इज $1500 का उसका स्टॉक। सो 2/3 उसने डबल प्राइस के ऊपर सेल अप किया है। She sold the remaining stock at 5 times of its purchase price. What was her total profit of the stock? So मैं क्विकली क्या करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि उसने 2/3 जो है वो कितने का बेचा। तो 1500 का 2/3 निकालने के लिए मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। किसी भी नंबर की कोई परसेंटेज निकालनी है, उसका कोई पार्ट निकालना, उसको आप उससे मल्टीप्लाई करवा दिया करो। सो 3 1 आ जाएगा, 3 5 15। सो 1500 500 इंटू 2 करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा कि उसने $1000 की चीज़ें जो है ना वो सेल आउट की हैं। सो 2/3 सेल आउट करने का मतलब है कि 1500 में से उसने $1000 का स्टॉक सेल आउट किया। और कितनी प्राइस पे सेल आउट किया? डबल प्राइस। सो डबल प्राइस पे सेल करने का मतलब है कि जो $1000 का स्टॉक था ना वो उसने $2000 का सेल किया। अब रिमेनिंग स्टॉक उसके पास $500 का रह गया था, इसको इसने 5 टाइम्स द परचेज प्राइस के ऊपर किया है। सो 500 की जो चीज़ उसको कॉस्ट करी थी उसने उसको 5 टाइम्स पे सेल आउट किया। सो 500 का 5 टाइम्स पे जब उसने सेल आउट किया, सो 500 इंटू 5 कर लोगे आप तो वो उसने $2500 का सेल आउट किया। सो टोटल जो सेल है दैट इज $2000 प्लस $2500 विच इज इक्वल टू $4500। और टोटल जो कॉस्ट थी स्टॉक्स जो बाय किए थे वो उसने $1500 के टोटल बाय किए थे, ये गिवन था क्वेश्चन में। सो प्रॉफिट उसने कितना बनाया है, इसमें से आप 1500 को माइनस कर लो। सो $3000 का प्रॉफिट जो है ना वो उसने अर्न किया है। सो $3000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया। सो हमने बताना था कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन से करोगे तो ईजी रहेगा। अच्छा जी, if the length of a rectangle is increased by 20% and the width is decreased by 20%, then its area is। So एक रेक्टेंगल है लेट से, और आपको ये कह रहा है कि उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दिया 20% एंड विड्थ जो है वो डिक्रीज कर दिया है बाय 20%, तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा। सो एन ईजी ट्रिप इज और ईजी ट्रिक इज कि आप क्या किया करो, मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आपके पास अननोन्स हो तो या तो आप 100 की फॉर्म में वैल्यू ले लो या आप 10 की फॉर्म में ले लो। क्यों? क्योंकि उनका 10% निकालना 20% निकालना ईजी होता है। देखो ना, 100 का जो 20% है दैट इज 20। सो 100 में अगर 20% का इंक्रीज आएगा तो 120 हो जाएगा। 100 में अगर 20% का डिक्रीज आएगा तो 80 हो जाएगा। 1000 का अगर आप 20% निकालते हो तो 200 है। सो अगर 1000 में 20% का इंक्रीज आएगा तो नई वैल्यू 1200 हो जाएगी। ये इजी हो जाएगा ना, पॉइंट समझ आ। तो यहाँ पे ऐसा ही है, तो आपने वैल्यू सपोज कर लेनी है। मैं ये सपोज करता हूँ कि प्रीवियसली मेरे पास जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ 100 थी और उसकी लेट से विड्थ जो थी वो 10 थी। तो पहले उसका एरिया कितना था? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है, वो 100 इंटू 10 कर लोगे आप तो 1000 था यूनिट स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो आपकी लेंथ है ना उसमें 20% का डिक्रीज आ गया। सो लेंथ में जब 20% का डिक्रीज आएगा तो 100 का 20% 20 है तो नई वैल्यू 80 हो जाएगी। विड्थ में जब 20% का डिक्रीज आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% का सॉरी इंक्रीज आया है। विड्थ ओहो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। सो 20% का इंक्रीज आया था इन द लेंथ। मैं अगेन बता देता हूँ। सो लेंथ में 20% का इंक्रीज था। सो 100 का 20% 20 है, जब उसमें 20% का इंक्रीज आएगा तो 120 हो जाएगा। एंड विड्थ में डिक्रीज आया 20% का। सो 10 का 20% 2 है, तो उसमें जब 20% डिक्रीज आया तो वो 8 आ गया। तो मैं फिर बता देता हूँ, मैं इसमें एक पॉइंट मिस कर गया था। लेंथ में 20% का इंक्रीज है तो नई लेंथ 100 से बढ़ के 120 हो जाएगी। विड्थ में 20% का डिक्रीज है तो नई विड्थ 10 से बढ़ के 10 से रिड्यूस होके 8 हो जाएगी। अब नया एरिया कितना होगा? अब नई लेंथ 120, नया एरिया 8, तो नया विड्थ 8, तो नया एरिया विल बी 120 इंटू 8। सो 12 का टेबल हम रिकॉल करेंगे। 12 8 जा, सो 12 8 जा इज 96। सो 96 ये आ जाएगा एंड लेफ्ट विद 0, सो 960 आ गया। तो पहले एरिया 100 था, पहले एरिया 1000 था। अगर लेंथ को 20% इंक्रीज एंड विड्थ को 20% डिक्रीज करोगे तो नया एरिया 960 आ रहा है। तो 40% का डिक्रीज नहीं है, 4% का डिक्रीज है ये। तो ये 4% का डिक्रीज है बिकॉज 4% ये बनता है। तो आप वैल्यू तो सपोज कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। दोनों को 10 ले लेते, ज्यादा इजी हो जाता, तो आपके लिए क्लियर हो जाता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज 250 माइल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉस्टन। सो न्यूयॉर्क टू बॉस्टन का जो डिस्टेंस है
that is 250 miles, and 120 miles from New York to Hartford. So न्यू यॉर्क टू हैटफोर्ड का जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, न्यू यॉर्क टू हैटफोर्ड का जो डिस्टेंस है दैट इज 120 माइल्स. What percentage of distance from New York to Boston is the distance from New York to Hartford? So New York to Hartford की जो distance है वो कितने परसेंट बनता है न्यूयॉर्क टू बॉस्टन की परसेंटेज का? So what percent distance from New York to Boston is the distance from New York to Hartford? तो सिंपली आप क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 250 into 100 कर लोगे, you will get the answer. So this 0 will get cancelled with this 0, then 25 ones are and 25 fours are is 100, 4 into 8 is 48, so 48% बनता है ये उसके डिस्टेंस का. ठीक है, सो 48% जो है वो आपके पास ये उसके डिस्टेंस का बनेगा. 48% आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज. सो क्यूब क्या होता है मेरे पास? क्यूब मेरे पास एक सॉलिड फिगर है. सो क्यूब के केस में मेरे पास क्या होगा, क्यूब के मेरे पास 6 फेसेस होते हैं और एक क्यूब का जो एक सरफेस होता है वो स्केयर की फॉर्म में होता है. तो स्केयर का एरिया एक्स स्केयर होता है, एक्स इंटू एक्स, क्योंकि साइड सेम होती हैं. तो सरफेस एरिया टोटल जो बनता है वो 6x स्केयर बनता है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्केयर, वेयर x इज द साइड लेंथ. तो आपने याद रखना है कि 6 इंटू एक्स का स्केयर जब आप करोगे तो 3 का स्केयर आ जाएगा. तो 3 का स्केयर इज 9, सो 6 इंटू 9 करोगे तो 54 सेंटीमीटर स्केयर का आपके पास सरफेस एरिया आएगा, राइट. अच्छा, अब प्रीवियस पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है? प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि उसने आपको ये कहा कि एक क्यूब का जो सरफेस एरिया लेट से वो गिवन है. फॉर एग्जांपल एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया हम ऐसा करते हैं कि लेट से यही ले लेते हैं. तो ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन था कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया जो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है. 54 मैंने सपोज कर लिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपने उसका वॉल्यूम बताना था कि वॉल्यूम कितना है. सो दिस वाज द पेपर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आप क्या करोगे, 6 को 54 से कैंसिल कर लोगे, ए स्क्वायर 9 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी अंडर रूट लेने पे. एंड वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो क्यूब के केस में लेंथ भी ए होती है या एक्स होती है, विड्थ भी उतनी होती है. सो एक्स क्यूब होता है या फिर ए का क्यूब होता है, आप जिससे भी रिप्रेजेंट करते हो. सो ये 3 का क्यूब आ जाएगा. सो 3 का क्यूब इज 27. सो 27 फिर यहाँ पे वॉल्यूम बना. दिस was the last year's paper question. Next question, a triangle, very easy question. A triangle has angles of 30 degrees, 60 degree and 90 degree. Yes, 90 degree होगा. Why? Because the sum of angles of a triangle is always 180 degree. So 30 में आप 60 ऐड करोगे और तीसरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. दोनों को सम आप किया, माइनस कर लिया, सो एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी. सो एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 90 डिग्री. So the next question is question number 23. So the question states that if the length of a rectangle is double and the width is half, what happens to the area? So अगर आप रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर देते हो, उसकी विड्थ को हाफ कर देते हो, तो आपने ये बताना है कि रेक्टेंगल के एरिया पे क्या डिफरेंस आएगा. सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला इज लेंथ इनटू विड्थ. तो हम ये प्रीवियसली देख चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ इट. सो रेक्टेंगल में जो लेंथियर साइड होती है वो लेंथ होती है, जो शॉर्टर साइड होती है विड्थ होती है. दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो, आप एरिया आ जाता है. अब नाउ इट सेज दैट कि अगर आप रेक्टेंगल में लेंथ को डबल कर देते हो और विड्थ को हाफ कर देते हो तो एरिया पे क्या डिफरेंस रहेगा? द एरिया विल रिमेन सेम. व्हाई? इजी पीजी. देखिए लेंथ की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ आ गया एंड विड्थ हाफ होगी, सो दिस इज w/2. सो व्हाट विल हैपन हियर इज 2 को आप 2 के साथ कैंसिल कर दोगे तो एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी, अगेन इट विल रिमेन लेंथ इनटू विड्थ, सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इनटू इट. सो इसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, एरिया आपका जो है वो सेम ही रहेगा. सॉल्विंग फॉर के, वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप सो कि आप इसको के लिए सॉल्व कर लोगे. सो आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. अलजेब्रा का क्वेश्चन है, वेरी जेनेरिक टू द टेस्ट, ठीक है, वेरी रिलेटेड टू द टेस्ट. सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जबकि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 4. सो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 4 है. फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी बताए भी हुए हैं, फॉर्मूला लिस्ट अटैच भी की हुई है.
आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। सो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। आई एम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एंड ऑन द राइट साइड एज वेल। सो लेफ्ट साइड पे जब मैं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला विल बी रिटन एज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सो लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज a क्यूब प्लस 3ab। सो a इज योर x, b इज योर 1/x इंटू a प्लस b का क्यूब। सो 1/x का होल क्यूब इज 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। सो 4 क्यूब इज 64, राइट जी। सो 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64, so the 4 cube is 64. Now what I'll do here is x को x के साथ मैं कैंसिल कर दूंगा। I only need the value of this term x cube plus 1 by x cube. So बाकी टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। So before taking it on the right hand side, so x cube plus 1 by x cube को as it is रहने देते हैं, यहीं पे पड़ा हुआ इन दोनों टर्म्स को। 3 अपनी जगह पे है और x प्लस 1/x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे। सो इनिशियली क्वेश्चन के अंदर ही x प्लस 1/x गिवन था, जिसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 4। सो x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर थी एंड उसकी वैल्यू जो थी वो 4 थी। उसकी जगह पे आप 4 प्लग इन कर लोगे, 64 था। राइट हैंड साइड पे जाके ये 12 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास सिंपली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी 64 माइनस 12 होने के बाद। सो यू विल गेट द आंसर। 64 में से आपके पास 10 चला जाएगा, 54 देन फर्दर 2 जाएगा, तो 52 विल बी योर आंसर हेयर। सो आंसर जो है वो आपके पास 52 आ जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। जस्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन ऐड किया बीच में कि ताकि कॉन्सेप्ट क्विकली क्लियर होते जाए। 1/2 बेस इंटू हाइट है, यूज द फॉर्मूला, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन अगेन। एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि जी वैल्यू जो है वो गिवन है एक आपके पास एंड दैट वैल्यू इज 3√5 प्लस 2/√5 एंड यू आर आस्क्ड इसका आपने सिंप्लीफाई करना है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन है। देखिए, जब आपके पास एक ही टर्म नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है तो वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। √5 विल बी द एलसीएम एंड दिस √5 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस √5। सो 3√5 इंटू √5 आ जाएगा एंड प्लस 2 विल रिमेन एट इट्स प्लेस। √5 इंटू √5 विल बिकम √5 का स्क्वायर, √5 इंटू 3 आप कीजिएगा, दिस विल बिकम 15। सो 15 प्लस 2/√5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 17/√5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट विल बी 17/√5। So the right option is option D. If A and B are inversely proportional and A is equal to 6 when B is equal to 4, find B when A is equals to 3. So A and B are inversely proportional to one another. So inversely proportional, I had explained it earlier. I've already explained it earlier. Inversely proportional का क्या कॉन्सेप्ट है कि if you increase the quantity the other quantity decreases, right? So what I will do here is कि जब भी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैथमेटिकली स्टेट करते हो, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो, तो रिमेंबर एक टर्म आप ऊपर लिखते हैं और सेकंड टर्म जो आप डिनोमिनेटर में लेते हो। सो ए प्रोपोर्शनल टू बी अगर होता मेरे पास, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, सिंपली ए प्रोपोर्शनल टू बी होता, तो आई वुड हैव रिटन इट ए प्रोपोर्शनल टू बी। बट हेयर इट इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, सो ए इन द न्यूमरेटर, बी इन द डिनोमिनेटर आ जाएगा। So every proportionality has a proportionality constant to make it into an equation. So I'll be converting it into an equation and this equation will become A is equals to K by B. So first of all you will be finding the value of this K. जब आपके पास ये K की वैल्यू आ जाएगी जो कि given values में से कोई को यूज करते हुए आप फाइंड आउट करोगे, only then you will be able to find out the B. और तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A की वैल्यू 6 है एंड B की वैल्यू 4 है। सो A is 6, B की वैल्यू is 4, के की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, सो के विल बी इक्वल टू 24 आ जाएगा। सो के की जो वैल्यू है दैट इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फाइंड आउट बी व्हेन ए इज इक्वल टू 3। तो ये के मैंने इसीलिए फाइंड आउट किया कि मैंने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो बी की वैल्यू पूछी गई है, अगेन रिलेशनशिप आप यही यूज करोगे। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू के आ जाएगा। सो ए की जो वैल्यू है दैट इज 3, के तो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा 24 रहेगा, और के तो कांस्टेंट है इट विल रिमेन सेम। सो मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। देखिए ए इज इक्वल टू के बाय बी था, सो के आ गया था मेरे पास ए इंटू बी। सो ए की जगह पे मैं 3 प्लग इन कर लेता हूँ, बी मैंने फाइंड आउट करना है व्हेन ए इज 3। सो के तो विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वही रहता है। सो 3 1 जा एंड 3 8 जा 24। सो बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 आ जाएगी।
सो बी की जो वैल्यू है दैट इज 8, सो बी 8 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर 2 mod 3x plus 4 is equals to 20. So this is 2 into mod of 3x plus 4 is equals to 20 आ जाएगा। आप 2 के साथ कैंसिल कर लोगे, 2 1s are 2, 2 10s are, एंड देन ओनली यू विल बी ओपनिंग अप द मोड। तो एक टिप या ट्रिक आपने नेसेसरी जिसको फॉलो करना है कि यू वोंट बी ओपनिंग द मॉड अनलेस अंटिल के मॉड टर्म लेफ्ट साइड पे अकेली नहीं रह जाती, तो उससे पहले आपने मॉड को ओपन नहीं करना। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली भी बताया, पर मैं फिर बता कि यू वोंट बी ओपनिंग द मॉड अनलेस अंटिल आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ मॉड की टर्म नहीं रह जाती। अब मैं इसको ओपन करूंगा, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस 10 के साथ आएगा, एक दफ़ा माइनस 10 के साथ आएगा। नाउ अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व कर लेंगे, एंड सेकंड जो आप सॉल्व करोगे वो आप 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 के लिए सॉल्व करोगे। x के लिए आपने सॉल्व किया, सो दिस विल बिकम 6, x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, एंड हेयर व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट अप, माइनस 10 है, सो दिस विल बिकम माइनस 14, एंड x की वैल्यू विल बी माइनस 14/3। सो देर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक में x की वैल्यू जो है वो 2 आई है, एंड सेकंड में x की वैल्यू जो है वो डैट इज माइनस 14/3 आ गई है। So moving on to the next question, in a right angle if a right angle triangle has three sides, has sides 3 centimeter and 4 centimeter, what is the length of the hypotenuse? You have a triangle, but this triangle is not an ordinary triangle, rather it's a right angle triangle. So let me draw a right angle triangle for you first, to for the sake of convenience एक right angle triangle को draw करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये एक right angle triangle मैं draw कर रहा हूँ। सो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है कि जिसके अंदर एंगल जो है एक 90 डिग्री का होता है। सो एट दिस लोकेशन वी हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा एंगल्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ताकि एंगल्स वाले कुछ क्वेश्चन हम कर लें एंड देन उन एंगल्स निकालना हमें आ जाए। तो याद रखिएगा कि बड़ी साइड के सामने, बड़ी एंगल के सामने, लार्जर एंगल के सामने या ग्रेटर एंगल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द ग्रेटर एंगल यू हैव द ग्रेटर साइड, राइट। सो 90 डिग्री इज अ बिगर एंगल, ग्रेटर एंगल, तो इसके सामने की जो साइड है वो लार्जर होगी, सो हाइपोटेन्यूज इसके सामने होगा। सो वन ऑफ द साइड लेंथ इज 3 एंड द अदर वन इज 4। आपके ऊपर है, यू कैन टेक 4 हेयर एंड यू कैन टेक 3 हेयर, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सो विल बी यूजिंग द पिथागोरस थ्योरम। सो पिथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल था, हम बचपन से इसको करते आ रहे हैं। इट स्टेट दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस हेयर इज 3 का स्केयर कर लो, परपेंडिकुलर आप 4 का स्केयर कर लो, अंडर रूट ले लो, यू विल गेट द हाइपोटेन्यूज। सो मैंने एक्सप्लेन करने के जो ट्रायंगल बनाया है पेपर में, आपने सिंपली पिथागोरस थ्योरम लगाना है एंड अपना टाइम जो है वो आपने सेव करना है। सो दिस इज 9, दिस इज 16, एंड दैट इज अंडर रूट 25, एंड अंडर रूट 25 विल बिकम 5। सो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चन जो कि इस शीट के अंदर से मैंने करवाए हैं। अब आपको आई विल बी अपलोडिंग इट, आप फर्दर क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू एंगल्स। अच्छा बच्चों, ट्रायंगल का एक रूल आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास लार्जर साइड है तो लार्जर साइड के सामने जो एंगल होगा ना, सो द एंगल इन फ्रंट ऑफ द लार्जर साइड विल ऑलवेज, ऑपोजिट जो उसके एंगल होगा वो एंगल भी लार्जर होगा, एंड स्मॉलर साइड के सामने जो एंगल होगा दैट एंगल विल ऑल्सो बी स्मॉलर। सो लार्जर साइड के जो ऑपोजिट एंगल है वो लार्जर है, एंड स्मॉलर साइड के जो ऑपोजिट एंगल होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है। सो फाइव साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच आर अनइक्वल इन लेंथ, तो स्मॉलर साइड के सामने का एंगल विल ऑल्सो बी अ स्मॉलर एंगल एज वेल, तो उसका जो एंगल होता है वो स्मॉलर होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि टू एंगल्स एंड टू साइड्स आर सेम। अगर साइड सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए इस फिगर के ऊपर, आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, तो यू विल कम टू नो कि अगर इस साइड की जो लेंथ है दैट इज 4, एंड इसके सामने का जो एंगल है वो 56 डिग्री है, तो यहाँ पे भी अगर इस दिस साइड की लेंथ 4 है तो ये एंगल भी 56 डिग्रीज होगा, राइट। सो इक्वल साइड्स के सामने इक्वल एंगल्स होंगे, लार्जर साइड के सामने लार्जर एंगल होगा, एंड स्मॉलर साइड के सामने स्मॉलर एंगल होगा। तो ये आपने देख लेना है फॉर द केस ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब आप इनको सम अप करोगे तो सम अप करने पे क्या आएगा, 56 डिग्री आ जाएगा, 56 डिग्रीज आ जाएगा प्लस x डिग्रीज आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। सो 56 में आप 56 प्लस x डिग्रीज को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास x के लिए सॉल्व करने पे। तो x के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 180 में से इन दोनों का मैं सम अप कर लूंगा तो दैट विल बी 112 डिग्रीज। आप इनको माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, 68 डिग्रीज आ जाएगा। सो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 68 डिग्रीज x की वैल्यू
जो है वो आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर के अंदर हैं तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, इक्वल साइड्स के साथ इक्वल एंगल चल रहा है, सेम एंगल चल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एक जैसा ट्राइंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चल रहा है। अब अगर आप ये देखो तो यहाँ पे बी एफ जी और डी जे आई एंड ई एच आई दे आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स टू वन अनदर। तो ये ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग है वन अनदर के। तो ये 36 है तो यहाँ पे भी ये 36 आ जाएगा, ये 39 है तो यहाँ पे भी 39 आ जाएगा। आप इनको सम अप कर लोगे, जब आप इनको सम अप करोगे तो सम अप करने पे जो है वो हमारे पास ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये 180 डिग्री आ गया आपके पास, राइट। क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैंने जो यहाँ पे रूल यूज किया कि कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स होती हैं, दे आर ऑलवेज सेम। सो दे आर ऑलवेज सेम। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सेम होते हैं या इक्वल होते हैं मेरे पास। ठीक है, 39 डिग्रीज में 36 डिग्रीज को आपने ऐड करना है, 180 में से आपने जो है ना इसको माइनस कर लेना। तो 180 में से आप इन दोनों के सम को माइनस कर लोगे। सो 30 प्लस 30 60, 60 में आप 9 ऐड करोगे 69 आ जाएगा, 69 में अगर फर्दर 6 ऐड करोगे तो 75 डिग्रीज आ जाएगा। सो इस तरह से आप ब्रेक करके ऐड कर लिया करो, क्योंकि पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सो दिस विल हेल्प यू आप कि विदाउट कैलकुलेटर आपने कैसे सॉल्विंग करनी है। तो 180 में से आपने 75 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। 180 में से 70 जाएगा, 110 आ जाएगा, फर्दर 5 जाएगा तो 105 डिग्रीज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ क्विकली विदाउट कैलकुलेटर आप जो है ना इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये जो एंगल एक्स डिग्रीज मैंने फाइंड आउट करना था, सो एक्स डिग्रीज विल बी इक्वल टू 105 डिग्रीज। तो मैंने यहाँ पे जो टेक्निक लगाई दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स, उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास जो है वो सेम होंगी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 294। एक क्यूब है आपके पास जिसका सरफेस एरिया, सो लेट मी ड्रॉ अ क्यूब फॉर यू फर्स्ट। सो एक क्यूब है मेरे पास और क्यूब का जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल्स टू 294। सो एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज अ क्यूब। सो क्यूब का जो सरफेस एरिया क्या होगा, जितने भी जो फेसेस हैं उनको आप ऐड करोगे। तो ये फर्स्ट फेस है उसका, फिर उसका ये टॉप फेस सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये जो नीचे वाला फेस है वो सिक्स हो गया। तो एक बात आपने शुड बी रिमेम्बरिंग इन योर एग्जाम, हमारा क्यूब है 6 फेसेस और एक फेस उसका स्केयर की फॉर्म में होता है। तो स्केयर का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स, लेंथ भी एक्स होती है, ब्रेथ भी एक्स होती है, एक्स स्केयर होता है। तो सरफेस एरिया 6 स्केयर्स बन रहे हैं तो 6x स्केयर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 294 डिग्री, सॉरी 294 सेंटीमीटर स्केयर जो उसका सरफेस एरिया बन रहा होगा। जो भी यूनिट स्केयर है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्केयर है, व्हाटसोएवर आ जाएगा। अब वॉल्यूम का जो क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम इज एक्स इंटू एक्स बिकॉज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आ जाएगा। सो ऑल आर इक्वल, सो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा। सो वॉल्यूम आ जाएगा एक्स का क्यूब। सो 6 के साथ आप इसको कैंसिल कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको 6 के साथ कैंसिल करोगे तो 6 का टेबल हम देखते हैं। सो 6 4 24 आ जाएगा। तो 6 4 24, 5 बचा, 5 एंड 4 आर 54 एंड 6 9 54 हो गया। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई है। अंडर रूट ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऑल्दो प्लस माइनस 7 आती है बट मैं सिर्फ 7 पिकअप करूंगा बिकॉज लेंथ्स हैं, तो लेंथ्स आर ऑलवेज, डिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो एक्स की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा सो वॉल्यूम आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का क्यूब आ जाएगा। तो 7 का क्यूब विल बी माई वॉल्यूम। तो 7 7 जा तो 49 ही होता है, 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 343 आ जाएगा। सो 63 का 3 6 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 28 में आप 6 ऐड करोगे तो 340 34 आ जाएगा। सो द कंप्लीट आंसर विल बी 343 क्यूबिक्स यूनिट्स। ठीक है, अगर सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, वरना व्हाटसोएवर यूनिट है वो क्यूब में आ जाएंगे हमारे पास। वॉल्यूम आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंगल जो है ना वो पाई बाय 6 है। सो एंगल के केस में पाई को आप 180 डिग्री लेते हैं ना, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये पाई बाय 6 है तो ये हो जाएगा 180 बाय 6, 180 बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 30 डिग्री है, और उसने इस एंगल को इक्वेट किया हुआ, ये साइन ये बता रहा है, ये जो डबल बार है कि दोनों एंगल्स सेम है। मतलब ये दोनों एंगल्स जो है ना ये दोनों एंगल सेम है। आपने आपने एंगल डी ई एफ का एंगल जो मैयर है वो रेडियंस के अंदर गिवन है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ
कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ डी एफ। ये जो लेंथ डी एफ है ना, ये आपने फाइंड आउट करनी है। जो लेंथ डी एफ है आप इसको फाइंड आउट करोगे। अच्छा, इफ अब ये एंगल जो है मेरे पास कितना आया, 30 डिग्रीज आया, ये एंगल 90 डिग्रीज गिवन है, मैं इस अननोन एंगल को फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या क्या आ जाएगा, 90 प्लस 30 प्लस ये जो अननोन एंगल डी है। सो एंगल डी की मैं अगर बात करता हूँ, सो एंगल डी आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्रीज के इक्वल आ गया। 90 प्लस 30 को आप सम अप करोगे, सो 90 प्लस 30 को जब आप सम अप करोगे तो दैट विल बी 120 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे सो एंगल डी आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 120 किया, तो दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, सो एंगल डी जो है वो 60 डिग्रीज आ जाएगा। सो पेपर पे आपके पास ये 30 डिग्रीज ही गिवन होगा, मैंने इसको रेडियंस के अंदर कर दिया, लेकिन अगर रेडियंस से कन्वर्ट करना है किसी को नहीं आता तो वेरी इजी है। एंगल के अंदर जो पाई की वैल्यू होती है वो पाई नहीं ली जाती, 22/7 या 3.14 नहीं ली जाती, बल्कि इनफैक्ट 180 ली जाती है। तो 180/6 करा तो ये 30 डिग्री आ गई। ये 30 है, ये 90 है, 90 और 30 को मैंने ऐड किया, 180 में से माइनस कर लिया, तो वो 60 डिग्रीज आ गया। सो एंगल डी मेरे पास जो है वो 60 डिग्रीज आ गया। सो अगर एंगल डी निकालने का कहा गया होगा तो वो 120 डिग्रीज आ जाएगा। एंड अगर आपने साइड निकालनी है, ये जो साइड आपने डी एफ निकालनी है, तो आप इसको भी फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, Like, comment, and subscribe.